तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट एपिसोड के साथ हासिल हूँ। शुरुआत में दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि क्लिफ के ऊपर खड़े होते हैं और उसके नीचे एक एबिस होती है, यानी कि एक खाई होती है और इस खाई को होपलेस डीमन एबिस कहा जाता है क्योंकि कभी यहाँ पर डीमंस और टेरेंस के दरमियान में फाइट हुई थी और कहा जाता है कि डीमन किंग यानी डीमन एम्परर यहीं पर इस जगह पर मरा था। तो ये दोनों लोग यहाँ पर क्यों खड़े होते हैं? इन दोनों लोगों ने अपनी फैमिली के एक यंग मास्टर को बोरी में बंद करके उसको मारकर यहाँ पर इस एबिस के अंदर फेंक दिया होता है। दोनों ऊपर खड़े बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे से कहता है कहीं लॉन्ग फैमिली वालों को इस बारे में पता न चल जाए। दूसरा उससे कहता है नहीं, उन लोगों को इस बारे में नहीं पता चलेगा। तभी ये लड़का कौन सा कोई महान इंसान था, ये एक बेवकूफ था और ऊपर से इसके पास तो कल्टीवेशन की पावर भी नहीं थी। वैसे भी ये याओ फैमिली का एक बहुत ही बेकार सा लड़का है, कौन सा इसके मरने पर किसी को फर्क पड़ने वाला है। दूसरा बंदा उसे कहता है लेकिन ये तुम्हारा भाई भी तो है, तुम भी तो याओ फैमिली के यंग मास्टर हो, ऊपर से ये लॉन्ग फैमिली का सन इन लॉ है, यानी कि ये उनका दामाद है। दूसरा बंदा उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, हमने जो करना था वो कर दिया है, हमने इसकी डेड बॉडी को भी अब यहाँ पर फेंक दिया, अब ये यहाँ से बाहर तो नहीं निकल सकता। यही बात यहाँ पर लॉन्ग फैमिली वालों के दामाद की, तो उनको दूसरा दामाद भी दिया जा सकता है। मैं भी उनका दामाद बन सकता हूँ क्योंकि मैं भी तो याओ फैमिली का यंग मास्टर हूँ। तो दोनों यहाँ पर इसकी डेड बॉडी को बोरी में बंद करके फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। तो हमारे यंग मास्टर की यानी जो हमारा हीरो है जिसका नाम याओ जुई है, उसका हाथ उस बोरी के अंदर से बाहर निकलता है और बोरी के अंदर से उसका बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है। यहाँ पर हमारा याओ जुई मर चुका है। उसके मरने के बाद उसका जब ब्लड वहाँ पर निकल रहा होता है, क्योंकि जैसे इसको होपलेस डीमन एबिस कहा जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारे डीमंस की आत्माएं भी रहती हैं। जब वो ब्लड वहाँ से बाहर निकलता है तो वहीं पर एक डीमन ऑफ पड़ा होता है, एक डीमन का जेम स्टोन या फिर इसको क्रिस्टल भी कह सकते हैं, वो पड़ा होता है। इसका ब्लड जब उस क्रिस्टल के साथ लगता है तो वो क्रिस्टल एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर डीमन की सोल होती है, वो जल्दी से वहाँ पर अपीयर होती है। उस क्रिस्टल के अंदर जो डीमन कैद था वो डीमन कहता है तो फाइनली आज किसी ने मुझे यहाँ पर अवेकन कर ही दिया। मैं तो कितने लंबे अरसे से यहाँ पर इंतजार कर रहा था कि कोई यहाँ पर आए और मुझे जगाए। फिर साथ ही वो हमारे याओ जुई की बॉडी की तरफ देखकर कहता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा कमजोर है लेकिन ये मेरे किस काम का है। फिर साथ ही जब वो इसको इंस्पेक्ट करता है तो उसे पता चलता है कि इसके पास जो ब्लड वेसल्स है वो काफी ज्यादा स्पेशल है। वो कहता है जगता है कि ये मेरी हेल्प कर सकता है, मैंने अपनी सारी जिंदगी कल्टीवेट किया है और बहुत सारी पावर्स को हासिल किया, लगता है कि अब मैं सारी की सारी पावर्स इस लड़के को देने वाला हूँ क्योंकि इसी लड़के की बॉडी में मैं जिंदा हो सकता हूँ। तो उस क्रिस्टल के अंदर से उस डीमन की सोल बाहर की तरफ निकलती है और उस डीमन की सोल बाहर की तरफ निकलने के बाद उस बॉडी के अंदर हमारे याओ जुई की बॉडी के अंदर चली जाती है और वो डीमन हमारे याओ जुई से कहता है लड़के आज मैं तुम्हें ये वाली अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ, हो सकता है कि तुम अपनी सारी जिंदगी कचरे रहे होगे लेकिन अब तुम्हें कचरे नहीं रहे बल्कि अब तुम एक डीमन एम्परर बनने वाले हो। तो उस डीमन की आत्मा जब हमारे याओ जुई की बॉडी के अंदर समा जाती है बाद ही वो से कहता है चलो लड़के अब जल्दी से उठ जाओ। फिर के बाद हमारे याओ जुई को होश आती है, वो उस बॉडी के अंदर से बाहर निकलता है और कहता है ये क्या, मैं अभी तक जिंदा हूँ। उसी के साथ उसका सर वहाँ पर बहुत ही तेजी से दर्द करना शुरू करता है। वो अपने सर पे हाथ रखता है और एक जोरदार चीख मारता है और कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, ये सारी की सारी मेमोरीज कहाँ से आ रही हैं? क्या अब इसकी बॉडी के अंदर एक डीमन भी आ चुका है? तो डीमन उस वक्त से यहाँ पर है जब वहाँ पर जंग हुई थी, जहाँ पर हमारे याओ जुई को इस हकीकत के बारे में पता चलता है, जबकि कहानियों में ये लिखा गया है कि यहाँ पर डीमंस और टेरेंस के दरमियान में फाइट हुई थी। लेकिन इस मेमोरीज के जरिए से हमारे याओ जुई को पता चलता है कि यहाँ पर डीमंस और दूसरे एलियंस के साथ फाइट हुई थी। एलियंस जो कि दूसरे हीवन से यहाँ पर आए थे उनके साथ इनकी फाइट हुई थी। उस वक्त जो डीमंस का एम्परर था उसने सभी अपने डीमन साथियों से कहा कि उन सभी को मिलकर इनके ऊपर अटैक करना होगा, इन्हें यहाँ से निकालना होगा। हालांकि यहाँ पर डीमंस ने उन सारे के सारे ह्यूमन से आए हुए एलियंस को मार दिया, लेकिन उनकी वजह से यहाँ पर डीमन रेस को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। उनके बहुत सारे लोग मारे गए और डीमन किंग खुद भी काफी ज्यादा जख्मी था और बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। ये सारी फाइट क्योंकि इसी जगह पर हुई थी, इसी वजह से इस जगह को तब से लेकर अभी तक होपलेस डीमन एबिस कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर उन डीमंस ने अपनी आखिरी उम्मीद को खो दिया था। हमारा याओ जुई कहता है तो आज मुझे फाइनली पता चल गया कि होपलेस डीमन एबिस का मतलब क्या है। तो आज मुझे इसके ओरिजिन के बारे में पता चला है। एंशिएंट बुक्स के अंदर जो लिखा हुआ था उसके मुताबिक तो यहाँ पर हमारे इंसानों की डीमंस के साथ फाइट हुई थी, लेकिन यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि डीमंस की इंसानों के साथ कभी फाइट हुई नहीं थी। के साथ उसे झटका लगता है और पीछे की तरफ हटता है। पीछे जो दीवार होती है वो उसके ऊपर जब अपना हाथ लगाता है तो उस दीवार में काफी बड़ा डेंट पड़ जाता है। अब उसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये देखकर वो खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये मैंने किया है, लेकिन मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई, मैं तो इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं, मेरे पास तो कल्टीवेशन की पावर ही नहीं थी। जहाँ पर वो हमें बताता है कि उसकी कल्टीवेशन की पावर कैसे गई। वो कहता है जब मैं 10 साल का था मेरे बड़े भाई ने, जो कि मेरा सौतेला भाई है, उसने मुझे इतना ज्यादा पीटा था, वो मुझे किक मार रहा था और इससे इतना ज्यादा मुझे किक मारी कि मेरी मेडियंस बर्बाद हो गई और मैं तब से लेकर अभी तक कल्टीवेट नहीं कर पा रहा। साथ ही अपने सामने उसी डीमन का वो क्रिस्टल दिखाई देता है। वो उसको उठाता और कहता है ये तो डीमन स्टोन है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? लेकिन मैंने आज से पहले कभी भी इतने बड़े साइज का डीमन स्टोन नहीं देखा, ये तो कुछ ज्यादा स्पेशल लग रहा है। तुम्हारा याओ जुई इस डीमन स्टोन को अपने हाथ में उठा लेता और कहता है ये तो वाकई में काफी ज्यादा बड़ा है। वो डीमन स्टोन उसके हाथ में वहीं पर गायब हो जाता है, धुआं बनकर वहीं से उड़ जाता है। याओ जुई कहता है तो अब मुझे समझ आया कि मैं यहाँ पर जिंदा कैसे हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भाइयों ने मुझे मार दिया था और मुझे यहाँ पर फेंक दिया था। है कि मैंने गलती से यहाँ पर इस डीमन क्रिस्टल की जितने भी सोल की पावर थी उसको अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लिया और मुझे यहाँ पर दूसरा मौका मिला है। मैं यहाँ पर दोबारा से रीबॉर्न हुआ हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर पहले जितनी भी मेमोरीज दिखाई गई थी वो सारी की सारी उसी डीमन की थी। डीमन की आत्मा इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर है। ये सब कुछ सोचने के बाद हमारा हीरो याओ जुई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मेरा नाम याओ जुई है और मैं
कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर दूसरा मौका मिला है। मैं उन सभी लोगों से बदला लेने वाला हूँ, उन सभी लोगों से जिन्होंने मुझे ह्यूमिलिएट किया, जिन्होंने मेरी मैडियंस को बर्बाद किया, जो मुझे इंसान नहीं समझते, जो मुझे हमेशा तंग किया करते थे। ये वक्त आ चुका है कि अपनी वेंजेंस को पूरा किया जा सके। सभी को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। और इसके साथ ही वो वहीं पर बैठकर दोबारा से कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। जाओशुई वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करते हुए कहता है, मैं जाओशुई, मुझे अब यहीं पर बैठकर कल्टीवेट करना चाहिए। क्या मुझे अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना होगा? सभी से ऊपर टॉप पर पहुंचने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, ये लाजमी है। इसके बाद मैं कभी भी किसी के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करूंगा, बल्कि सभी को मैं ऑर्डर्स दूंगा। तो जाओशुई वहाँ पर काफी देर बैठकर अपने आप को कल्टीवेट करता है और वहीं पर वो सारी मेमोरीज को भी जाकर देख रहा होता है। जाओशुई अपनी आंखें खोलता है और कहता है, इस दुनिया में बहुत सारी डीमन रेसेस हैं, डिफरेंट तरह के डीमंस हैं, बहुत सारे ट्रेजर्स हैं। इस डीमन ने वो सारे के सारे ट्रेजर्स और बाकी की सारी डीमन रेसेस को देखा हुआ है। इसी वजह से अब मेरे लिए आसान हो जाएगा डीमन हंट या फिर ट्रेजर हंटिंग। जब फाइनली यहाँ पर अब नया काफी कुछ पता चल रहा है। जाओशुई भी यहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त से महसूस होता है कि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। वो वहीं पर खड़ा जल्दी से जंप करता है और अपने आप को बचाता है। उसके पीछे वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जाओशुई कहता है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? तो बहुत ज्यादा क्लोज था, अगर मैं जल्दी से वहाँ से डॉज नहीं करता तो ये सारे पत्थर मेरे ऊपर गिरते और मैं वहाँ पर नीचे दब जाता। साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर से उसे धमाके की आवाज आती है। वो जल्दी से उस तरफ जाता है और वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर दो डीमन बीस्ट आपस में फाइट कर रहे होते हैं। बड़ा सा स्नेक होता है, जबकि उसके सामने एक छोटा मंकी होता है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इनका साइज बहुत सा बड़ा होता है, जबकि मंकी का साइज काफी छोटा होता है। स्नेक आगे बढ़ता है, मंकी के ऊपर अटैक करता है, जबकि मंकी जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। लेकिन स्नेक भी उसे कहाँ पर छोड़ने वाला है। स्नेक उसको खाने के लिए बार बार उसके ऊपर अटैक करता है, तो वो मंकी जल्दी से जंप करते हुए के ऊपर लगे हुए एक पेड़ के ऊपर जाकर चिपक जाता है और वहीं पर से उसकी नकल भी उतार रहा होता है, जिसकी वजह से वो स्नेक काफी गुस्सा होता है। जबकि हमारा जाओशुई दूर से जहाँ सब कुछ देख रहा होता है, कहता है, बंदर तो काफी नटखट लगता है, इसका साइज काफी छोटा है लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग लगता है कि ये इस सांप का मुकाबला करके रहेगा। तो सांप फिर से अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और बंदर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ताकि अपना मुंह खोलकर उसको खा सके। जाओशुई दूर से चिल्लाकर उसे कहता है, छोटे दोस्त, अपने आप को संभालो, जो तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहा है। जबकि वो छोटा मंकी उस पेड़ के ऊपर से छलांग लगाता है। वहाँ पर एक बेल लटकी होती है, वो उस बेल को भी पकड़ लेता है। उस पेड़ के ऊपर से उस बेल के साथ लटका नीचे की तरफ छलांग लगाता है और बड़ी स्पीड से नीचे चला जाता है। इसके साथ ही वो उस बेल को उस सांप की मुंडी के पास ही वहीं पर लपेट देता है। वो उसको गोल गोल लपेटता है ताकि वो उसकी सांस बंद कर सके। एक तरफ से वो बेल ऊपर पेड़ के साथ लगी होती है, दूसरी तरफ से इसने उस बेल को सांप के साथ बांध दिया और उसको बांधने के बाद वो नीचे की तरफ जंप करता है और पत्थर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अपने पाँव को एक पत्थर के साथ टिकाकर बाजुओं के साथ जोर लगाता है और उस रस्सी को खींचता है। की वजह से उस सांप की सांस आना बंद हो जाती है, क्योंकि वो उसकी रस्सी को वहाँ पर और ज्यादा कस रहा होता है। जाओशुई ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, हालांकि ये बंदर बहुत ज्यादा छोटा है लेकिन ये तो काफी ज्यादा समझदार लगता है। अभी तो ये साइज में छोटा है, मुझे लगता है कि इससे भी काफी बड़ा होना है और जब ये बड़ा हो जाएगा ये और भी ज्यादा समझदार और पावरफुल हो जाएगा। छोटा मंकी वहाँ पर उस स्नेक की रस्सी को खींच रहा होता है। जब उस रस्सी को ज्यादा खींचता है तो वो स्नेक वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस रस्सी को तोड़ देता है। वो उस रस्सी को तोड़ने के बाद फिर से उस छोटे बंदर की तरफ देखता है और उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। तो अब उस बंदर के पास वहाँ से बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, तो उसने जो भी उसके तरीके थे उससे यूज कर दिए। वो स्नेक अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है, तो बंदर उसके दोनों जबड़ों को अपने हाथों से पकड़ लेता है। वो दोनों हाथों के साथ उसके जबड़े को खोल कर रखा होता है। स्नेक अभी भी अपने मुंह को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो इसी तरह ही उसे निकल जाए। जाओशुई कहता है, लगता है कि उस बंदर के हाथों से ये सब कुछ निकलता जा रहा है, मुझे उसकी मदद करना पड़ेगी वरना वो छोटा बंदर तो स्नेक का नाश्ता बन जाएगा। वहीं पर हमारे जाओशुई को साथ एक बड़ा पत्थर दिखाई देता है। वो कहता है, लगता है मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। और हमारा जाओशुई भागता हुआ जाता है और जाकर उस पत्थर को उठाता है और उस पत्थर को उठाने के बाद जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और उस स्नेक के सर में जबरदस्त तरीके से वो पत्थर मारता है। वो पत्थर उस स्नेक के सर में लगता है तो वो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाता है, लेकिन उस स्नेक के सर के ऊपर जरा भी असर नहीं होता क्योंकि उस स्नेक के जो स्केल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। जाओशुई कहता है, लगता है कि अब मेरी भी वाट लगने वाली है क्योंकि इसके स्केल तो बहुत ज्यादा हार्ड है और अब मैं भी इसके निशाने पर हूँ। तो वो स्नेक वहीं से अपनी पूंछ को घुमाता है और हमारे जाओशुई के ऊपर अटैक करता है, जिससे हमारा जाओशुई पीछे वाले दीवार के साथ जाकर पटकता है। जाओशुई के पीछे पटकने के साथ ही वो उठकर देखता है तो उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, यानी कि वो जख्मी हो जाता है। कि उसी वक्त वो बंदर की तरफ भी देखता है। वो बंदर जल्दी से जंप करते हुए दीवार के ऊपर से चढ़कर इसके बाहर चला जाता है, यानी क्लिफ के ऊपर चला जाता है। जाओशुई चिल्लाकर उसे कहता है, बंदर कहीं कि तुम तो कुछ ज्यादा ही बेवफा निकले। मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे अकेले छोड़कर भाग रहे हो। साथ ही हमारा जाओशुई हंसना शुरू कर देता है और कहता है, क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? मैं अभी अभी यहाँ पर जिंदा हुआ हूँ और क्या मैं यहाँ पर दोबारा से मरने वाला हूँ? वो बड़ा सा डीमन स्नेक भी हमारे जाओशुई के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो उसकी तरफ देखकर अपनी जुबान निकाल रहा होता है, जबकि हमारा जाओशुई कहता है, अब लगता है कि वाकई में यहाँ पर मरने वाला हूँ। लेकिन साथ ही उसी वक्त
उसकी बॉडी के अंदर से वो डीमन की सोल जो होती है वो एक्टिवेट होती है और उसके अंदर से वो एक बड़ा सा डीमन बाहर निकलता है जो कि एक उसकी एनर्जी स्पिरिट फॉर्म में होता है। झाओ जुई की आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है और झाओ जुई कहता है नहीं, मैं यहाँ पर मार नहीं सकता क्योंकि अभी तक मेरा वेंजेंस कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे अभी अपने वेंजेंस के लिए यहाँ पर जिंदा रहना होगा, मुझे उन सभी से बदला लेना है। मैं कम से कम इस जगह के ऊपर किसी बड़े से स्नेक के हाथों से तो नहीं मर सकता। तो यहाँ पर हमें उस डीमन वैली के अंदर दिखाया जाता है कि वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और इसी एनर्जी के निकलने के बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि झाओ जुई ने इस बड़े स्नेक को मार दिया होता है। उसने स्नेक की मुंडी काट दी होती है और उसकी आंखों से भी ब्लड बह रहा होता है। फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि उसकी आंखों का कलर ब्लैक हो जाता है, यहाँ पर उन्होंने स्नेक को मारते हुए इसको नहीं दिखाया, बस इस फाइट को स्किप कर दिया है। झाओ जुई इस डीमन स्नेक को मारने के बाद वहीं पर ग्राउंड के ऊपर लेट जाता है। झाओ जुई कहता है स्नेक को मारने में तो काफी ज्यादा मुश्किल हुई क्योंकि वो स्नेक को मारने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो थोड़ी देर के बाद उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो अपनी आंखें हल्के से खोलता है तो उसके सामने कौन होता है? उसके सामने वो छोटा बंदर होता है। छोटे बंदर को देखकर बहुत सा हैरान होता है, फिर साथ ही उसे कहता है छोटे बंदर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा मनहूस हो। लास्ट टाइम तुम मुझे मिले थे तो मैं मरने वाला था, अब तुम यहाँ पर फिर से मेरे पास क्या करने के लिए आए थे और तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे। जबकि वो छोटा मंकी स्क्वीक स्क्वीक करते हुए कुछ कहता है कि मेरे पीछे आओ। झाओ जुई से कहता है मैं तुम्हारे पीछे तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर मैंने अपनी जान को दांव पर लगा दिया और तुम वहाँ पर मुझे छोड़कर भाग गए। तुम बिल्कुल भी वफादार नहीं हो। पर हमारे झाओ जुई को अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आती हैं। उसकी पास्ट की मेमोरीज बहुत ज्यादा दुखदायक है क्योंकि जब वो छोटा सा बच्चा था तब उसे उसकी फैमिली के बाकी के सभी मेंबर्स बहुत ज्यादा तंग करते थे। ये एक नाजायज बच्चा है। झाओ फैमिली के मास्टर की एक वाइफ है, उसका ये बच्चा है, लेकिन इसे झाओ फैमिली का यंग मास्टर होने का रुतबा हासिल नहीं है। इसी वजह से बाकी के सारे जितने लड़के हैं वो इसे बहुत ही बुरी तरह से पीटते थे। वो इसे बहुत ही बुरी तरह से पीटते बिना किसी वजह के। वो इसे इतना ज्यादा पीटते थे कि इस बेचारे की हालत खराब हो जाती थी। वो उसे कहते थे कि तुम्हारी माँ सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी है, हमारे बाप से गलती होगी जिसकी वजह से तुम पैदा हो गए और तुम्हें यहाँ पर हमारी झाओ फैमिली होने का हक नहीं है और तुम्हारे नाम के साथ झाओ फैमिली का नाम भी नहीं आना चाहिए। यहीं पर उसका सीनियर ब्रदर जो कि उसके बाप का बेटा है यानी कि उसका सुतेला भाई है, हाथ में डंडा लेकर आगे बढ़ता और बाकी सभी से कहता है तुम सभी लोग साइड पर हट जाओ, मुझे इसको मारने दो। उसके हाथ में डंडा होता है और वो अपने डंडे के साथ हमारे झाओ जुई के सर में जबरदस्त हिट लगाता है और कहता है मुझे इस लड़के को मारकर हमेशा बहुत ज्यादा मजा आता है क्योंकि इसको मारना बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मरे हुए कुत्ते को मारना। इसी के साथ ही हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। तुम्हारे झाओ जुई ने जब वहाँ पर उस ब्लड डीमन स्नेक को मारा था तो उस ब्लड डीमन स्नेक को मारने के बाद वहाँ पर फिर से कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। हमारे झाओ जुई को रीबॉर्न होने के बाद यहाँ पर एक नई आर्ट मिली है, एक नई टेक्निक मिली है जिसको ब्लड डीमन आर्ट कहा जाता है। वो उस ब्लड डीमन आर्ट की मदद से किसी भी डीमन को जब मारेगा तो उसका ब्लड पीने की वजह से जब ब्लड उसकी बॉडी में जाएगा तो वो उसकी आर्ट्स को सीख सकता है यानी कि उसके स्किल्स को ले सकता है। ये यहाँ पर इस डीमन स्नेक के स्किल्स को मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है, यहाँ पर बैठकर उसको सीखने की कोशिश करता है। झाओ जुई कहता है मैंने यहाँ पर उस बड़े से स्नेक मॉन्स्टर को मारा था लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस होपलेस डीमन अबिस के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसी वजह से मैंने उस डीमन स्नेक की बॉडी को ही खाना स्टार्ट किया। जब मैंने इसको कच्चा खा लिया तो उसका ब्लड मेरे मुंह में गया। यहाँ पर मुझे एक नई बात पता चली है कि मैं ब्लड डीमन आर्ट को यूज करते हुए जिस चीज को खाऊंगा, जिस डीमन की बॉडी को खाऊंगा, उसके ब्लड की वजह से मैं उसके एट्रीब्यूट्स को भी ले सकता हूँ। झाओ जुई कहता है तो चलो फिर यहाँ पर इसको ट्राई करके देखते हैं। वो वहीं पर बैठे बैठे ब्लड डीमन आर्ट को एक्टिवेट करता है तो उसकी बॉडी के अंदर उस बड़े से स्नेक डीमन की एक स्पिरिट जो होती है वो स्पिरिट फॉर्म में निकलती है। उसके बाद वो 10,000 डीमन एसेंस को यूज करते हुए अपने उस डीमन की अनात्मा को रिफाइन कर लेता है और उसके एट्रीब्यूट्स को ले लेता है। जब वो सारी की सारी एनर्जी वापस से उसकी बॉडी के अंदर समा जाती है, झाओ जुई कहता है तो फाइनली मैं सक्सेसफुल रहा। यहाँ पर मैंने स्नेक के नए एट्रीब्यूट्स को सीख लिया। अब मैं एक सांप की तरह चल सकता हूँ और सांप की तरह भाग सकता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा झाओ जुई यहाँ पर बड़ी अजीब सी शेप्स बनाने वाला है। ये स्नेक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा लेकिन ये अपने आप से स्नेक बनकर दिखा रहा है। उसके बाद वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर नीचे गिर जाता है, अपने हाथों को क्लोज करता है और कहता है मैं स्नेक की तरह यहाँ पर रिंग भी सकता हूँ और स्नेक की तरह यहाँ पर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ सकता हूँ। झाओ जुई कहता है ये तो अफसोस की बात है कि स्किल की मदद से मैं अपनी पूरी बॉडी को एक स्नेक नहीं बना सकता, कम से कम मैं स्नेक की तरह ग्राउंड के ऊपर रिंग तो सकता हूँ। हमारा झाओ जुई एक नई पावर हासिल करने के बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो वहाँ पर खुशी के मारे नाच रहा होता है जबकि उसी वक्त क्लिफ के अंत ऊपर से बहुत सारे दूसरे सांप उतर आते हैं। वो सारे सांप अपने बड़े सांप का बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो इन सभी की तरफ देखता और कहता है ये तो बहुत ही अच्छे टाइम पर आए हैं, चलो ठीक है अब देखते हैं कि मेरे स्नेक टाइप की पावर मुझे कितनी ज्यादा पावर देती है। हमारा झाओ जुई वहीं पर खड़ा होकर स्नेक आर्ट को यूज करते हुए अपने हाथों को सांप की तरह बनाता है और फिर साथ ही स्पेशल कुंफू को यूज करते हुए कहता है चलो देख लेते हैं स्नेक की पावर की वजह से मुझे और कौन से एट्रीब्यूट मिले हैं। झाओ जुई कहता है कि मैं अपनी नई पावर्स की मदद से इस वैली के अंदर किसी भी मूवमेंट को महसूस कर सकता हूँ। मैं उसमें अपने आसपास की आवाजों को सुन सकता हूँ। मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे स्नेक्स हैं और फिर साथ ही वो ऊपर की तरफ जंप करता है और जंप करते हुए अपने हाथ को नीचे की तरफ करते हुए पावर को रिलीज करता है तो उसकी एनर्जी के साथ वहाँ पर एक बड़ा सा स्नेक बनता है। स्नेक पाम के साथ वो जब ग्राउंड के ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और ग्राउंड के ऊपर जितने भी स्नेक होते हैं वो सारे के सारे स्नेक वहीं पर मर जाते हैं। झाओ जुई कहता है तो मैंने यहाँ पर एक ही अटैक में बहुत सारे स्नेक्स को मार दिया, जो तो बहुत ही अच्छी बात है। झाओ जुई कहता है मैंने इन सारे स्नेक्स को मारकर जला दिया और वो बड़े स्नेक की बॉडी को तो मैं पहले से खा चुका हूँ। बस यहाँ पर इस जगह पर खाने को कुछ भी नहीं बचा। मुझे लगता है कि अब मुझे इस वैली से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं यहीं पर रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। अभी यहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त उसके सर में कोई चीज
चीज गिरती है वो बोज़दा घबरा जाता है, चिल्लाकर कहता है कौन है जहाँ पर जिसने मेरे सर में कुछ मारा है। लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं होता। वो नीचे की तरफ देखता है कि उसके सर में क्या लगा था, तो उसके सर में एक सेब लगा होता है। वो सेब की तरफ देखता है, फिर साथ ही वो ऊपर दीवार की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक पेड़ के साथ मंकी लटका होता है। वो बंदर उसकी तरफ ही देख रहा होता है। झाओ शुई से कहता है लिटिल मंकी तुम यहाँ पर मेरे लिए वापस आए हो, है कि अब हम दोनों दोस्त बन चुके हैं। क्योंकि अब हम दोनों दोस्त बन चुके हैं तो क्या तुम्हें यहाँ का रास्ता पता है? तुम तो यहाँ पर काफी अरसे से रह रहे होगे, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सकते हो? वो छोटा बंदर भी उसे कहता है क्विक क्विक, यानी कि हाँ मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। वो मंकी पेड़ के साथ जिस बेल के साथ लटका होता है वो उस बेल को उसकी तरफ फेंकता है। झाओ शुई कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं इस बेल के साथ लटका ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करूँ? ऐसी वो जाकर उस रस्सी को पकड़ता है। साथ ही वो कहता है एक बेकार लड़का था मैं झाओ शुई, जिसे कोई भी फैमिली में पसंद नहीं करता। मेरी माँ के अलावा पूरे के पूरे क्लैन में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरी केयर करता हो, जो मुझसे प्यार करता हो। लेकिन लगता है कि आज मुझे एक नया दोस्त मिल गया है। माँ के पास ये बंदर मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रहा है। फिर साथ ही वो वहीं पर हल्का सा मुस्कुराता है, रोना शुरू कर देता है क्योंकि शायद उसको यहाँ पर पहली बार कोई दोस्त मिला है। फिर वो उस बेल के सहारे से ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करता है। वो उस बेल को पकड़कर दीवार के ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है। वो क्लिफ के ऊपर चढ़ रहा होता है। झाओ शुई कहता है कि मुझे यहाँ पर अपनी माँ के लिए जिंदा रहना है, मुझे यहाँ पर अपनी ऑनर के लिए जिंदा रहना और अपने बदले के लिए जिंदा रहना है, तो मुझे इस बेल के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। साथ ही वो स्नेक फॉर्म को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से सांप की तरह बल खाता हुआ ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करता है। तो मुझे देखकर काफी हैरान होता है कि इसकी स्पीड पहले से बढ़ कैसे गई है। झाओ शुई जल्दी से जंप करते हुए क्लिफ के पत्थरों के साथ लिपट जाता है। वो मंकी उसे स्क्वीज करते हुए कुछ कहता है, तो फिर से उसके सामने बेल लटकाता है कि तुम्हें इस तरह से जंप करते हुए ऊपर आने की जरूरत नहीं है, बल्कि आराम से इस बेल के सहारे ऊपर आओ। झाओ शुई छोटे मंकी से कहता है तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई सांप नहीं हूँ, तुम्हें मैं कोई इच्छाधारी सांप लगता हूँ जो कि इंसानी फॉर्म में यहाँ पर हूँ। जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस डीमन स्नेक को मारने के बाद उसके एट्रीब्यूट्स को ले लिया है। मैंने यहाँ पर कुछ नई मार्शल आर्ट्स को कल्टीवेट किया है जो कि स्नेक टाइप की है। साथ ही हमारा झाओ शुई से कहता है लिटिल मंकी तुम मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे हो, क्यों ना मैं आज के बाद तुम्हें अपना लिटिल ब्रदर कहा करूँ, इससे कोई मसला तो नहीं है। आज से पहले ना तो मेरा कोई दोस्त था और ना ही मेरा कोई छोटा भाई है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हें अपना लिटिल ब्रदर कहूँ। तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें अपना लिटिल ब्रदर ही कहूंगा। मंकी उसकी बात सुनने के बाद तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करता है। हमारा झाओ शुई भी कहता है लिटिल ब्रदर जरा आहिस्ता चलो, मैं भी आ रहा हूँ, और वो उसके पीछे पीछे ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करता है। हमारे झाओ शुई का छोटा भाई बड़ी स्पीड से ऊपर चला जाता है। वो ऊपर एक क्लिफ के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। तो झाओ शुई भी रस्सी को पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ते हुए उस क्लिफ के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर ऊपर एक केव होती है। झाओ शुई जैसे वहाँ पर करीब पहुँचता है तो छोटा मंकी भी उसकी रस्सी को खींच रहा होता है ताकि वो जल्दी से ऊपर ले आए। वो उसे खींच कर ऊपर ले आता है और हमारा झाओ शुई फाइनली उस क्लिफ के ऊपर पहुंच जाता है और उसे कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर फिर से मेरी जान बचा ली। फिर झाओ शुई उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? क्या तुम मुझे ये वाली जगह दिखाना चाहते थे? ये तो एक केव है, लेकिन हम लोग यहाँ पर केव में क्यों जाना चाहते हैं? यहाँ पर कुछ ज्यादा स्पेशल है। तो वो दोनों उस केव के अंदर एंटर होते हैं। जैसे वो उस केव के अंदर एंटर होते हैं वहाँ पर सामने पानी होता है। झाओ शुई कहता है कि तुम अक्सर यहाँ पर खेलने के लिए आते होगे या फिर यहाँ पर पानी पीने के लिए आते होगे, तो कितने दिनों से पानी नहीं पिया। वो जल्दी से भागता हुआ जाता है, जाकर वहाँ से पानी पीना स्टार्ट करता है और उस पानी को पीकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये पानी तो बहुत ज्यादा अच्छा है, इसके अंदर से तो बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है और साथ ही ये काफी मीठा भी लग रहा है। साथ ही हमारे झाओ शुई को वहीं पर केव की दीवार में कुछ लकड़ी का वेपन पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो कहता है वो क्या है, और वो जल्दी से आगे बढ़ता है और जंप करते हुए उस लकड़ी के वेपन को हाथ डालता है और उसको खींचकर बाहर निकलता है। तो उस वेपन को लेकर बाहर की तरफ जंप करता है तो वो पानी के ऊपर आकर गिरता है, लेकिन पानी के अंदर डूबता नहीं है और उस वेपन के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलती है। झाओ शुई उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है झाओ शुई कहता है मुझे तो लगा था कि ये कोई टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा है जो कि ऊपर दीवार में दंसा हुआ है, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये एक गॉडली वेपन है। उस गॉडली वेपन को हासिल करने के बाद जब वो पीछे की तरफ देखता है तो वो बंदर फिर से उसके सामने बैठा और उसके सामने बैठा कोई कर रहा होता है। झाओ शुई इसकी तरफ देखता है तो उसे उसके कान दिखाई देते हैं। वो कहता है तुम्हारे तो 6 कान है, इसका मतलब तुम एक मकाओ बंदर हो। यहीं पर वो हमें मकाओ बंदर के बारे में बताता है। वो उसे कहता है ये एक मैजिकल बंदर है जिसे हम लोग स्पिरिट एनिमल भी कह सकते हैं, जो कि ह्यूमन और अर्थ के ओरा की वजह से पैदा होता है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा समझदार भी होती है। और जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं ये और भी ज्यादा समझदार हो जाते हैं। अपने 6 कानों की वजह से ये कई किलोमीटर दूर से भी किसी की भी आवाज को सुन सकते हैं। यही इनकी बहुत ज्यादा स्पेशल खासियत होती है। झाओ शुई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है लगता है कि मेरी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, मेरी मेडियंस वापस मिल गई, मुझे मेरी कल्टीवेशन मिल गई, इसके अलावा मुझे एक गॉडली वेपन मिल गया और इसके साथ मुझे एक नया दोस्त भी मिल गया है। कि वो छोटा मंकी भी इशारा करते हुए कहता है क्या यहाँ पर तुम मेरी बात कर रहे हो कि मैं तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिल गया हूँ? झाओ शुई कहता है जबकि मेरे पास 6 कान वाला बंदर है, इसके अलावा मेरे पास गॉडली वेपन है, तो मुझे लगता है कि अब मैं अपना बदला ले सकता हूँ। तो उसी वक्त वो केव भी गिरना शुरू हो जाती है। केव के अंदर से पत्थर गिर रहे होते हैं और वो कहता है लगता है ये केव कोलैप्स होने वाली है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। और स्पीड से आगे बढ़ता है और जाकर अपने बंदर को उठा लेता है और अपने बंदर को उठाकर बड़ी स्पीड से भागते हुए क्लिफ से बाहर निकल आता है। वो दोनों जंप करते हुए क्लिफ के ऊपर चढ़ आते हैं, लेकिन ये दोनों अब होपलेस डीमन अबिस से बाहर निकल आए हैं। शुई कहता है तो हम लोग तो बहुत ज्यादा क्लोज थे और यहाँ पर हम लोग इस केव के अंदर दबकर मरने वाले थे, लेकिन चलो अब हम लोग बाहर आ चुके हैं। झाओ शुई कहता है तो हम लोग अब बाहर आ चुके हैं, तो अब आगे का प्लान क्या है? वो अपने छोटे बंदर से कहता है लिटिल ब्रदर क्यों ना हम लोग अपने घर चलते हैं। छोटा बंदर भी उसे कहता है क्विक क्विक, हाँ चलो अपने घर चलते हैं। और सही पर हमारा झाओ
जाओजी अपने घर की तरफ भी दिखाता है कि उसका घर एक पैलेस होता है, क्योंकि ये दामाद है लॉन्ग फैमिली का और लॉन्ग फैमिली काफी पावरफुल फैमिली है। जाओजी यहाँ से सीधा अपनी लॉन्ग फैमिली में वापस जाएगा, जहाँ पर उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही है। हमें लॉन्ग फैमिली के गेट का सीन दिखाया जाता है। लॉन्ग फैमिली जाओजैंग इंपीरियल सिटी में रहती है। उनके शहर का गेट काफी ज्यादा बड़ा होता है, जहाँ पर 2 गार्ड्स खड़ी होती हैं। जबकि हमारा जाओजी अपने छोटे भाई के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। वो वहाँ पर पहुँचता है और कहता है चलो यहाँ पर हम लोग फाइनली पहुँच जाए और फाइनली मैं अपने घर वापस जाने वाला हूँ। जाओजी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो बहुत जल्दी सिटी गेट के अंदर एंटर होगा और उसके बाद लॉन्ग फैमिली में जाकर अपनी होने वाली वाइफ से मिलेगा। पीछे यहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त उसे घोड़े के पाँव की आवाज आती है कि घोड़ा बड़ी स्पीड के साथ भागता हुआ आ रहा है। तो दूसरी तरफ से एक बिगड़ा हुआ यंग मास्टर और इसकी बिगड़ी हुई बहन वो दोनों अपने घोड़ों के ऊपर वहाँ पर आ रहे होते हैं और साथ ही दूर दूर से चलाकर कह रहे होते हैं सभी लोग रास्ते से हट जाओ वरना तुम लोग घोड़े के नीचे आकर मर जाओगे। वो लोग अपने घोड़ों को बिल्कुल भी आहिस्ता नहीं कर रहे होते। गली में जो लोग होते हैं और जो गार्ड्स वगैरह होते हैं वो सभी लोग जंप करते हुए साइड पर हटते हैं और अपने आप को बचाते हैं कहीं ये वो घोड़ों के नीचे ना आ जाए। हमारा जाओजी और उसका बंदर भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उसी वक्त वो घोड़ा उनके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। घोड़ा वहाँ पर रुक जाता है, अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाता है और हमारा जाओजी और उसका बंदर बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तब बड़ी मुश्किल के साथ वहाँ पर ब्रेक लगाता है और ये दोनों बच ही जाते हैं। हमारा जाओजी वहाँ पर बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ने की वजह से खांस रहा होता है कि उसे समझ नहीं आ रही होती कि इस बुरी लड़की ने किया क्या है। ये अपने घोड़े को उसके ऊपर चढ़ा देने वाली थी। ऐसी वहाँ से धूल मिट्टी हटती है और जाओजी सामने की तरफ देखने लगता है। उसी वक्त वो लड़की अपने हंटर को यूज करते हुए जाओजी के चेहरे के ऊपर अपने हंटर से अटैक करती है। उसके चेहरे के ऊपर कट लगता है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। जाओजी अपने मुंह पर हाथ रखकर वहाँ पर खड़ा होता है। जबकि वो यंग लेडी उसे कहती है क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली मरने के लिए? तुम मेरे घोड़े के सामने क्यों खड़े हो? तो हमारा जाओजी गुस्से के साथ घूरकर उसकी तरफ देखता है। तो वो यंग मिस उसे कहती है लगता है कि तुम यहाँ पर ऐसे नहीं हटने वाले, तुम आगे से रेजिस्ट कर रही हो जबकि मैं तुम्हें हटने का कह रही हूँ। लगता है तुम मरना चाहते हो। हमारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सामने रेजिस्ट करने की? तो इस यंग मिस का नाम चुनलैन होता है। तो उसका भाई उसे कहता है चुनलैन तुम इस लड़के के साथ यहाँ पर बहस क्यों कर रही हो? जी तो पता नहीं कौन है और घटिया सा बैगर है। जी तो वो ये भिखारी दिखाई देता है। क्यों ना तुम अपने घोड़े के साथ इसको घोड़े के पाँव के नीचे देकर यहीं पर मार डालो। कौन सा इसके पीछे कोई रोने वाला है? हमारा जाओजी इन दोनों को पहचानता है। वो कहता है लगता है कि ये दोनों बेवकूफ फैमिली के जू फेंगबो और फेंग फैमिली की चुनलैन है। चुनलैन फेंगबो की बात सुनने की बात कहती है तो फिर ठीक है, अब देखना मैं कैसे इसे अपने घोड़े के पाँव के नीचे देकर रोन देती हूँ और उसके बाद देखती हूँ कि कौन जहाँ पर मुझे रोकता है। फिर साथ ही वो अपने घोड़े को लेकर आगे की तरफ बढ़ती है ताकि वो हमारे जाओजी को अपने घोड़े के नीचे दे सके। उसी वक्त उसका लिटिल ब्रदर जल्दी से जंप करते हुए उस घोड़े के मुंह पर चढ़ जाता है। घोड़े के मुंह पर चढ़ने के बाद अपने पंजे के साथ उस बेचारे घोड़े के मुंह पर सारी खराशन डाल देता है, जिसकी वजह से वो घोड़ा बिदक जाता है और पीछे की तरफ जंप लगाता है। बेचारी चुनलैन उस घोड़े के ऊपर से नीचे गिर जाती है। उसके नीचे गिरने के बाद वो गुस्से के साथ सामने की तरफ देख रही होती है। जबकि उसी वक्त वो मंकी जंप करते हुए उसके चेहरे के ऊपर भी आकर चढ़ जाता है और उसके चेहरे के ऊपर भी खराशें डालने लगता है। बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है, वो वहाँ पर चीखें मार रही होती है। जबकि फेंगबो अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इस बकवास बंदर को मार डालो। सबसे आगे आगे फेंगबो खुद होता है। वो अपनी तलवार लेकर भागता हुआ आगे बढ़ता है। हमारा मंकी उसकी तरफ देखता है और वो अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। मंकी जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। जबकि वो दूसरे वाले के मुंह के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है और पीछे की तरफ जंप कर जाता है और फिर साथ ही उन लोगों की नकल भी उतारता है, जिससे वो लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही कमीना बंदर है। वो अपने साथियों से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो, मुझे इस बंदर का सर चाहिए, इसको मार डालो। और वो सभी लोग जल्दी से भागते हुए उस बंदर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो लोग उस बंदर को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा जाओजी अपने उस स्नेक आर्ट को यूज करते हुए शाम की तरह बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और अपनी यंग मिस के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो चुनलैन के सामने खड़ा होता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है मिस चुनलैन तुम्हें यहाँ पर गिरे रहने की क्या जरूरत है? चलो जल्दी से उठकर खड़ी हो जाए, तुम्हारे जैसी यंग मिस यहाँ पर गिरी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो उसको बाजू से खींचकर ऊपर खड़ा कर देता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर साथ ही चुनलैन गुस्सा हो जाती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो, इस बंदर ने यहाँ पर मुझे नीचे गिराया है तो वो बंदर तो बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेगा। वो अपने साथियों से कहती है इस बंदर को मार डालो। हमारा जाओजी फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है मिस चुनलैन अब बस भी करो, तुम्हें इस बेचारे बंदर को मारकर क्या मिलेगा? उस बंदर को छोड़ दो, मेरा छोटा भाई है, तुम मेरे छोटे भाई को तो नहीं मारना चाहोगी। उसने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हमारे जाओजी ने क्योंकि उसका बाजू पकड़ा होता है, जिसकी वजह से चुनलैन वहाँ पर वो भी गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर उसे कहती है गंदे भिखारी कहेंगे, तुम्हारे पास से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, चलो जल्दी से मुझसे दूर हट जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा हाथ पकड़ने की? तुम्हारा जाओजी से कहता है अगर तुम यहाँ पर अपने साथियों को नहीं रोकोगी मेरे लिटिल ब्रदर के ऊपर अटैक करने से तो फिर मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं पर तुम्हारा हाथ पकड़कर खड़ा रहूंगा। फेंगबो पीछे की तरफ देखता है कि वो वहाँ पर चुनलैन के पास खड़ा है। वो पीछे की तरफ मुड़ता है और अपने साथियों से कहता है सभी लोग रुक जाओ, उस बंदर को छोड़ो और जल्दी से पीछे आओ, लड़के को मारो, उसने हमारी यंग मिस का हाथ पकड़ा हुआ है। ऐसी वो सभी लोग उसकी बात सुनते हुए पीछे की तरफ देखते हैं। उसी वक्त हमारे मंकी को यहाँ पर मौका मिल जाता है। मंकी बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। वहाँ पर 3 गार्ड्स होते हैं। वो तीनों गार्ड्स के बेल्ट को निकाल लेता है। जैसे वो उनके बेल्ट को निकाल कर आगे बढ़ाता है, साथ ही वहाँ पर हंस रहा होता है। सभी लोगों के कपड़ों के अंदर से जब उनकी बेल्ट को निकाल लेता है तो उन सभी लोगों के पजामे वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। वो सभी लोग वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। फेंगबो अपने गार्ड से कहता है तुम सभी लोग तो कुछ ज्यादा ही बेकार
हो, तुम लोग तो एक बंदर को भी नहीं पकड़ पाए। हमारा जाओ जुई भी उन सभी की तरफ देखकर वहाँ पर हंसना शुरू कर देता और कहता है, सर अब देखो तो सही, वहाँ पर कितने सारे स्टीम बंस हैं, लेकिन ये सारे स्टीम बंस बहुत ज्यादा गंदे लग रहे हैं। वो असल में उनकी तशरीफ को स्टीम बन कह रहा होता है। तो फैंग वो अपनी तलवार को लेकर फिर से वहाँ पर गुस्से के साथ चिल्लाकर कहता, अपनी बकवास बंद करो, अब तुम्हारी बारी है। जाओ जी इसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है। फिर साथ ही वो जंग मिस चुनलैंड की तरफ देखता है। वो उसकी तरफ देखता है तो उसे कहता है, क्या यहाँ पर तो उससे भी बड़े बड़े स्टीम बन है, लेकिन यहाँ पर तो 2 स्टीम बन है। वो उसकी चेस्ट की तरफ देख रहा होता है। जाओ जी कहता है, वो वाले स्टीम बन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन ये वाले तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं, मेरे तो मुंह में भी पानी आ रहा है। साथ ही हमारे जाओ जी के मुंह से पानी भी बहता हुआ दिखाई दे रहा होता है। उसका बंदर भी वहाँ पर घूर कर देख रहा होता है कि यहाँ पर क्या करने वाला है। मिस चुनलैंड चिल्लाकर कहती है, फैंग वो जल्दी से यहाँ पर आओ और मेरी हेल्प करो। तो फैंग वो बड़ी स्पीड से भागता वहाँ पर आता और कहता है, कमीने कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुनलैंड की तरफ इस तरह देखने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अपनी तलवार को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और हमारा जाओ जुई से कहता है, तो तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो, देखते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम मुझे मार सकते हो या नहीं। और वो भी स्नेक पार्ट को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से भागता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता है। वो ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपनी तलवार के साथ जब उसके ऊपर अटैक करता है तो हमारा जाओ जुई इसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। हमारा जाओ जुई ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है, क्योंकि अभी तक उसने अपनी स्नेक आर्ट को अच्छी तरह से मास्टर नहीं किया, इसी वजह से वो नीचे गिर जाता है और फैंग बो उसके सामने खड़ा होता है। फैंग बो से कहता है, लगता है कि तुमने यहाँ पर कुछ ज्यादा स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर किया हुआ है, तुमने यहाँ पर किसी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए मेरी तलवार को हरा दिया, लेकिन अब भी यहाँ पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम आखिर पर मरने वाले हो और अब तुम्हारा खेल खत्म। और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए जैसे उसको मारने लगता है, उसी वक्त उसके सामने आकर एक बाला गिरता है। वहीं पर रुक जाता है और सामने की तरफ देखता है। जाओ जुई पीछे की तरफ देखता है कौन आया है। वो सभी लोग वहाँ पर देखते हैं। वहाँ पर लॉन्ग फैमिली का एक सोल्जर आ जाता है। वो अपने बड़े से लाइन के ऊपर बैठा होता है। लॉन्ग फैमिली का सेकंड मेजर जनरल है जिसका नाम जाओ जैन है। जाओ जैन दूर से चिल्लाकर उसे कहता है, मैं लॉन्ग फैमिली का मेजर जनरल हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लॉन्ग फैमिली के दामाद के ऊपर अटैक करने की, हमारी लॉन्ग फैमिली के दरवाजे के ऊपर। फैंग बो भी वहाँ पर उस वायलेंट लाइन टाइगर को देखकर काफी घबरा जाता है और कहता है, तो वाकई में सेकंड कमांडर है कि मैं यहाँ पर मुश्किल में पड़ने वाला हूँ। जाओ जैन उन सभी लोगों से कहता है, सभी लोग मेरी बात को कान खोलकर सुनो, अगर फ्यूचर में कभी भी किसी ने हमारी लॉन्ग फैमिली के दामाद के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, उसकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। फिर वो अपने सोल्जर से कहता है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और जाकर हमारे यंग मास्टर को ले आओ, हमारे दामाद को लेकर वापस आओ। और वो सभी सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं कि फैंग वो अपनी तलवार को वापस रख लेता और कहता है, अब ये क्या बकवास है, लगता है कि यही वो लड़का है जाओ जुई, यानी कि वो जाओ फैमिली का यंग मास्टर, वो कचरा लड़का है जिसकी शादी लॉन्ग फैमिली में होने वाली है। अगली बार अगर ये लड़का मुझे मिला तो उसके बाद मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। हमारा जाओ जुई सोल्जर्स के साथ अपनी लॉन्ग फैमिली के घर में वापस आ जाता है। वो दरवाजा खोलकर जब अंदर आता है तो उसकी वाइफ भागती हुई आगे बढ़ती है और आकर उसके गले लग जाती है और उसे कहती है, जाओ जुई तो तुम फाइनली वापस आ गए, चलो जल्दी से आओ और मेरे साथ खेलो। इस लड़की का नाम लॉन्ग जुएर है जो कि लॉन्ग फैमिली की यंग मिस है। तो जाओ जुई भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। जाओ जुई यहाँ पर हमें बताता है कि इसको कोई बीमारी है। वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कोई ना कोई इसका इलाज ढूंढना होगा ताकि मैं इसकी स्पिरिट को दोबारा से ठीक कर सकूं, इसकी बीमारी को ठीक कर सकूं। वहीं पर लॉन्ग जुएर की नजर उसके बंदर के ऊपर भी पड़ती है। वो कहती है, ये बंदर तो बहुत ज्यादा प्यारा है, चलो ठीक है मैं फिलहाल इसी के साथ खेल लेती हूँ। वो उसके साथ भी वहाँ पर खेलना स्टार्ट कर देती है। तो उसी वक्त उसके फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं जिनका नाम लॉन्ग टियानबा होता है, मिलिट्री के जनरल होते हैं। वो वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं, फिर तुम्हें यहाँ पर अपने गेस्ट के साथ इस तरह रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए। जैसे टियानबा वहाँ पर पहुँचते हैं वो अपने दामाद की तरफ देखकर कहती है, पहले तुझे लड़का बिल्कुल एक बेवकूफ हुआ करता था जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं थी, लेकिन इसे देखकर लगता है कि इसकी कल्टीवेशन वापस आ गई है, ये तो अच्छी बात है। जाओ जुई से बताता है, ग्रैंडफादर पिछले कुछ दिनों से गायब था क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था और मुझे किडनैप करने के बाद उन्होंने मुझे होपलेस डीमन अबिस के अंदर फेंक दिया था। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से जिंदा बचकर बाहर आ पाया हूँ। उसके ग्रैंडफादर उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कौन है जो कि हमारी लॉन्ग फैमिली के दामाद के साथ ये सब कुछ करने की हिम्मत कर सके। इस एम्पायर के मिलिट्री का जनरल हूँ, जहाँ तक कि एम्परर भी मेरे सामने बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करते हैं। आखिर किसकी इतनी हिम्मत है कि जो मेरे फैमिली के दामाद को उठाकर डीमन अबिस के अंदर फेंक गए। मुझे एक बार उन लोगों का पता चल गया तो मैं उनकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। हमारा जाओ जुई से कहता है, ग्रैंडफादर आपको ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, इस मंकी ने मेरी जान बचाई है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इसे रास्ता भी पता था और इसने मेरी जान बचा ली। लॉन्ग टियानबा भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, लगता है कि गॉड ने हमारी सुन ली, तुम्हारी मेडियंस भी फिर से ठीक हो चुकी हैं और तुम दोबारा से कल्टीवेट कर सकते हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फाइनली मुझे मेरी फैमिली के लिए एक सक्सेसर मिलने वाला है। लॉन्ग टियानबा अपने लोगों से कहते हैं, तुम सभी लोग यहाँ से बाहर चले जाओ, मैं यंग मास्टर को यहाँ पर पर्सनली हील करूंगा, मैं खुद से यहाँ पर हील करने वाला हूँ। बाकी के सभी लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उन सभी के चले जाने के बाद लॉन्ग टियानबा अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जाओ जुई की बॉडी के अंदर अपनी पावर्स को इंसर्ट करते हैं ताकि वो उसकी बॉडी को यहाँ पर हील कर सके। ग्रैंडमा उसकी यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प करते हैं ताकि उसे कल्टीवेशन पाथ के ऊपर आगे बढ़ा सके और उसे यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी करवाते हैं। के बाद वो अपने पास से एक जिनसिंग निकाल
निकालते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि ये जिनसिंग कितनी स्पेशल है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं ये वाली जिनसिंग खाने की वजह से तुम्हारी जान स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ेगी, कल्टीवेशन में तुम्हें मदद मिलेगी। कितनी ज्यादा मदद मिलेगी ये तुम्हारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है या फिर तुम्हारी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। झाओशुई उनके पास से वो 100 ईयर ओल्ड जिनसिंग ले लेता है और उनसे कहता है ग्रैंडपा आपने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया, आप इस दुनिया में मेरे सबसे अच्छे ग्रैंडपा हैं। ग्रैंडपा भी जाते हुए उसे कहते हैं जितना ज्यादा तुम अच्छे से कल्टीवेट करोगे हमारी लॉन्ग फैमिली को उतना ज्यादा फायदा होगा, ताकि तुम मेरी बेटी को और भी ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर सको। मैं पता है ना कि 7 दिन के बाद फैमिली की जो पैट्रियार्च है उनकी बर्थडे होने वाली है और मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जाओ फैमिली में वहाँ पर जाना चाहिए और जाकर उनको फेस करना चाहिए। जाओ जैन को पहले से कह देता हूँ कि वो तुम्हारे लिए एक नई आउटफिट बना दे ताकि तुम बर्थडे पार्टी को एंजॉय करने के लिए जा सको। झाओशुई अपने कल्टीवेशन रूम के अंदर जाता है, वहाँ पर बैठकर आराम से कल्टीवेट कर रहा होता है। वहीं पर कल्टीवेशन के दौरान ही वो अपने जिनसिंग को भी खाता है, जिसको खाने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर काफी सारी पावर आती है। और झाओशुई अपने रूम में बैठकर एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम राइजिंग ड्रैगन सीक्रेट आर्ट होता है उसको यूज कर रहा होता है, यानी कि उसको मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है। वो वहीं पर बैठे बैठे उस टेक्निक को मास्टर करता है और वहाँ पर आसमान के ऊपर एक ड्रैगन दिखाई देता है और आसमान के ऊपर बहुत सारी बिजलियां भी चमकती हैं। झाओशुई स्पेशल ड्रैगन आर्ट को यहाँ पर मास्टर कर लेता है। उस जिनसिंग को खाने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर काफी सारी जान पावर आती है। वो कहता है अगर मैंने यहाँ पर किसी और डीमन को मारकर उसके ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर ऐड किया तो मुझे यहाँ पर कुछ नए एट्रीब्यूट्स और कुछ नई पावर्स मिलेंगी। झाओशुई कहता है मुझे कहीं ना कहीं से तो डीमन ब्लड हासिल करना होगा और यहीं पर वो हमें इस बारे में बताता है कि यहाँ पर शहर में वो कहाँ से डीमन ब्लड हासिल कर सकता है। वो कहता है हमारे इंपीरियल कैपिटल में एक ही शॉप है जहाँ से हमें ये सब कुछ मिल सकता है। झाओशुई इंपीरियल कैपिटल में उस शॉप के ऊपर चला जाता है जिसके पास इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके पास डीमन का ब्लड भी होता है। वो उसे बता रहा होता है कि ये डीमन बहुत ज्यादा जाइगेंटिक है, इसका ब्लड अगर तुम पी लेते हो तो इससे तुम्हें काफी ज्यादा पावर मिलने वाली है। वो हमारे झाओशुई से कहता है सिर्फ 100 सिल्वर कॉइन्स में तुम्हें ये वाला ब्लड मिल जाएगा। तो हमारा झाओशुई से कहता है तो फिर ठीक है मुझे ये वाला ब्लड दे दो। झाओशुई उसके पास एक वुल्फ का ब्लड ले लेता है। वो वुल्फ का डीमन ब्लड होता है, वो एक डीमन वुल्फ होता है जिसका वो ब्लड होता है। वो उसके पास से ब्लड लेने के बाद वापस चल पड़ता है और कहता है कि अब इस डीमन वुल्फ के ब्लड की वजह से मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला हूँ। तो यहीं से हमें नेक्स्ट सीन झाओ फैमिली का दिखाया जाता है। झाओ फैमिली का वो दिन आ जाता है जिस दिन ग्रेट पैट्रियार्च का बर्थडे होने वाला है। हमारे झाओशुई का सौतेला भाई दरवाजे के ऊपर खड़ा होता है, सभी मेहमानों को वेलकम कर रहा होता है। यहीं पर चुनलैन अपने फादर के साथ आती है और उसके फादर वहाँ पर उसको कहते हैं कंग्रेचुलेशन, हम लोग यहाँ पर इस बर्थडे पार्टी को एंजॉय करने के लिए आए हैं और साथ ही यहाँ पर गिफ्ट देने के लिए आए हैं। झाओशुई का भाई उसे कहता है मुझे आप सभी लोगों को यहाँ पर वेलकम करते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, प्लीज जल्दी से अंदर आए। चुनलैन के फादर उसे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर मुझे इस तरह से ग्रीट करने की जरूरत नहीं है, मेरे से ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे फादर और मैं हम दोनों ही ग्रेट ऑफिशियल्स हैं। लेकिन साथ ही वो यहाँ पर अपनी बेटी चुनलैन की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं यंग मैन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर से बाद में मेरी बेटी चुनलैन के साथ बातचीत करनी चाहिए, तुम दोनों को आपस में अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। झाओशुई का भाई भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है। वो चुनलैन की तरफ देख रहा होता है, लोगों से कहता है ठीक है आप लोग अंदर चले जाएं, मैं आप सभी को आपके रूम तक पहुँचा देता हूँ। इस वक्त एक और लड़का भागता हुआ उसके पास आता है, उसे कहता है यंग मास्टर मेरे पास एक न्यूज है। जो फैमिली का यंग मास्टर यहाँ पर आ चुका है वो अपने साथ कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आया है, लेकिन वो काफी गुस्से में लग रहा है। तो ये सभी लोग जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं तो शो फेंगबू वहाँ पर आता है और यंग मास्टर उसके पास जाता है और उसे कहता है फेंगबू तुम्हें क्या हुआ, तुमने इस तरह का चेहरा क्यों बनाया हुआ, तुम तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हो। फेंगबू उसे कहता अपनी बकवास बंद करो, अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता कि कुछ दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ था, तुम्हारी फैमिली के एक लड़के ने मुझे बहुत ज्यादा इंसल्ट किया था। यंग मास्टर से कहता है मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया, क्या तुम मुझे बताओ कि ये सब कुछ किस बारे में बात कर रहे हो। फेंगबू से कहता है तुम्हारे छोटे भाई ने, तुम्हारे सौतेले भाई ने, जो कि अब लॉन्ग फैमिली का दामाद बन चुका है। झाओशुई का भाई ये बात सुनते ही पहले तो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। वो उसे कहता है उस लड़के के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब में मेरी कोई भी गलती नहीं है। उसे लगता है कि शायद यहाँ पर ये बात कर रहा है कि वो मर गया, लेकिन फेंगबू गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है अरे उस सौतेले भाई ने ना सिर्फ अपनी कल्टीवेशन को वापस हासिल कर लिया है कि वो तो जान स्कॉलर लेवल तक भी पहुँच चुका है। चुनलैन भी उनके पास ही आ जाती है और उनसे कहती है तुम्हारा भाई वाकई में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, उस भाई की वजह से मुझे भी वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मिंदगी फेस करना पड़ी, उसने हमारे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। फेंगबू झाओशुई के भाई से कहता है आज मैं यहाँ पर तुम्हारे एल्डर को बर्थडे का गिफ्ट देने के लिए आया हूँ, ना सिर्फ उसे बर्थडे का गिफ्ट देने के लिए आया हूँ बल्कि मैं तुमसे एक फेवर भी चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी मदद जरूर करोगे। झाओशुई का सौतेला भाई उसे कहता हाँ क्यों नहीं, मुझे बताओ, जहाँ तक हो सका मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वो उसे कहता है मैंने सुना है कि उस लड़के झाओशुई की माँ अभी भी यहीं पर है, वो अभी भी झाओ फैमिली में है। यंग मास्टर भी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता और कहता हाँ वो अभी भी यहीं पर है, वो हमारी झाओ फैमिली में ही है। लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग करने वाले हो, चलो फिर ठीक है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ। झाओशुई का सौतेला भाई उनको अपने साथ लेता है। तो चुनलैन के साथ उसकी दोस्त भी होती है और साथ में फेंगबू, ये चारों लोग जल्दी से उस घर की तरफ जा रहे होते हैं। घर के दरवाजे के बाहर एक नौकरानी खड़ी होती है। तो झाओशुई का सौतेला भाई उससे पूछता है क्या वो कमीनी अंदर है। वो नौकरानी उसे कहती है यंग मास्टर लेडी जाओ अभी अंदर है। तो वो जल्दी से आगे बढ़ता है, उस बेचारी नौकरानी को थप्पड़ मारते हुए साइड के ऊपर फेंक देता और कहता है अपनी बकवास बंद करो, उस कमीनी औरत को यहाँ पर लेडी जाओ कहने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो दरवाजे पे किक मारते हुए अंदर आता है और कहता है कमीनी कहेगी कहाँ पर है तू।
हमारे जाओशुई की मदर उसके सामने सर झुकाकर बैठ जाती है और उसे कहती है, यंग मास्टर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं? उसे कहता है, घटिया औरत, चलो जल्दी से अपना सर उठाकर बात करो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे सामने इस तरह कमीनी औरतों की तरह ना बैठ जाया करो। तो जाओशुई की मदर जब उनकी तरफ देखती है तो वो काफी ज्यादा खूबसूरत और यंग लेडी होती है। ये देखकर तो वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान होती हैं। चुनलैन जल्दी से आगे बढ़ती है और गुस्से के साथ उसे कहती है, तुम उस कमीने जाओशुई की माँ हो, तो चलो जल्दी से यहाँ पर हमारे सामने घुटने टेक कर अपना नाक रगड़ो और हमसे माफी की भीख मांगो अपने बेटे की वजह से। जाओशुई की मदर भी उठकर खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए यार, तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? चुनलैन उसकी वजह से काफी गुस्सा होती है और आगे बढ़ने लगती है, जबकि उसी वक्त फेंगबो से रोक देता और कहता है, जरा रुको, मुझे इससे डील करने दो। और फेंगबो यहाँ पर ठड़कुना दिखाते हुए उसे कहता है, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने घुटने टेक कर माफी की भीख मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मुझे सर्व करना होगा। अगर तुमने मुझे यहाँ पर खुश कर दिया तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे की गलती को माफ कर दूंगा। बस सुनते ही आंटी जाओ काफी ज्यादा घबरा जाती है कि जाओशुई का सौतेला भाई आगे बढ़ता है और उसे कहता है, यंग मास्टर फेंगबो, लगता है कि तुम्हारा इसके ऊपर दिल आ गया है, चलो फिर ठीक है, अगर तुम चाहो तो तुम इसे अपने साथ लेकर जा सकते हो, तुम इसे अपनी फैमिली में जाकर रख लेना और तुम इसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। यंग मास्टर फेंगबो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है, ये आइडिया तो काफी ज्यादा अच्छा है, लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वो आगे बढ़ता है और कहता है, उस कमीने जाओशुई की मदर तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और ये अभी बहुत ज्यादा जवान भी है। उसकी थोड़ी भी हाथ लगाता है और कहता है, मुझे इस औरत को बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए जिससे इसे मैं हमेशा याद रहूं। हमारी जाओ आंटी इसकी वजह से रोना शुरू कर देती है और फिर साथ ही उसको झटका देते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो, लोग बहुत ही घटिया इंसान हो, मैं तुम सभी लोगों के साथ इस तरह का कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, ना ही मैं किसी को सर्व करने वाली हूँ। और वो जल्दी से पीछे की तरफ जाती है और जाकर अपने पिलर के साथ अपना सर टकराती है और कहती है, पहले कि कोई मुझे हाथ लगाए मैं अपनी जान दे दूंगी। वो उस पिलर के साथ अपना सर टकराकर वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है क्योंकि उसके सर से बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा होता है। ऐसी वो वहाँ पर अपना सर टकराकर बेहोश हो जाती है। उसी वक्त जाओशुई भी वहाँ पर पहुंच जाता है। जाओशुई अपनी माँ के लिए कुछ लेकर आता है, उसके हाथ से वो चीज गिर जाती है और वो साथ ही कहता है, माँ। वो जल्दी से भागता हुआ जाता है और जाकर अपनी माँ को अपनी गोद में पकड़कर बैठ जाता है और कहता है, तुम लोगों ने मेरी माँ के साथ क्या किया? रोते हुए अपनी माँ से कह रहा होता है, माँ जल्दी से उठ जाओ, मैं ऐसे नहीं मर सकती, मैं यहाँ पर आया था ताकि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जा सकूँ, हम लोग यहाँ पर जाओ फैमिली में और ज्यादा नहीं रहेंगे, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग अपना घर बनाएंगे। इसी वक्त कमांडर जैन आगे बढ़ते हैं और जाकर उसकी मॉम को चेक करने के बाद कहते हैं, ये ठीक है, फिलहाल के लिए ये बेहोश हो गई है। वो अपने पास एक पिल निकाल कर उसे दे देते हैं और कहते हैं, ये पिल इसे खाने दो, लगता है कि 3 दिन के बाद ये ठीक हो जाएंगी। हमारा जाओशुई उस कमांडर से कहता है, ब्रदर जाओ, क्या तुम मेरी माँ को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हो? मुझे पहले इन लोगों से बदला लेना। फिर साथ ही वो उठकर खड़ा हो जाता है और उन सभी लोगों की तरफ घूर कर देखता है। अरे जाओशुई का सौतेला भाई कहता है, ये कमीना तो अभी तक जिंदा है, मुझे इससे निमटने के लिए कुछ न कुछ तो करना होगा। मुझे लगता है कि फेंगबो को यहाँ पर यूज करते हैं, इसकी जू फैमिली को यूज करते हुए इससे निपटा जा सकता है। साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहता है, तुम हमारी फैमिली के कचरे हो और तुम्हें यहाँ पर हक नहीं है कि तुम हमारे सामने यहाँ पर खड़े होकर हमें गुस्से के साथ घूर सको। जाओशुई इन सभी की तरफ देखता है और उनसे कहता है, तुम सभी को यहाँ पर मरना होगा। इसी के साथ ही वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो एक चीख मारता है, उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारी जान पावर रिलीज होती है। जाओशुई ने डीमन वुल्फ के ब्लड को पिया था जिसकी वजह से अब उसे नई पावर मिली है। वो डीमन वुल्फ के ब्लड फुल फिस्ट को यूज कर सकता है, यानी कि वो पंच मारेगा तो उसके पंच के अंदर वुल्फ के जितनी पावर होगी। वो आगे बढ़ता है उसे पंच मारने के लिए। सबसे पहले तो वो यंग मास्टर फेंगबो के चेहरे के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। वो उसे पंच मारता है तो फेंगबो उठता हुआ पीछे जाकर गिरता है। पीछे गिरने के बाद वो फिर से भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसे कहता है, इतनी आसानी के साथ मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, आज मैं तुम सभी में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और वो आगे बढ़कर उसे एक जबरदस्त किक मारता है, वजह से वो उसके बाजू को तोड़ देता है। जब उसके बाजू को तोड़ देता है तो यंग मास्टर फेंगबो वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और वहीं पर गिरकर रोना शुरू कर देता है। उसके बाद हमारा जुनजी फिर से आगे बढ़ता है, दोनों बाजू से पकड़ लेता है और उसके दोनों बाजू को पकड़कर वो अपने पाँव को उसकी कमर पे रखता है और उसके दोनों बाजू उखाड़ देता है। इसकी वजह से फेंगबो और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है। बाकी के तीनों से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फेंगबो को इतनी बुरी तरह से पीटने के बाद फेंगबो तो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो जबकि उसके बाद चुनलैन की बारी आती है। चुनलैन भागना शुरू कर देती है और कहती है, मेरे करीब मत आना, मेरे करीब मत आओ, हमारा जाओशुई इसको भी नहीं छोड़ने वाला। वो आगे बढ़ता है और चुनलैन के चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है। सिर्फ एक ही थप्पड़ के साथ चुनलैन ग्राउंड के ऊपर जाकर पटकती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। हमारा जाओशुई से कहता है, तुम्हारे जैसी घटिया औरत को तो मर जाना चाहिए जो कि अपने सामने जहाँ पर दूसरी औरत के साथ ये सब कुछ होते हुए देख रही थी। के बाद वो तीसरी लड़की की तरफ आगे बढ़ता है जो कि चुनलैन की दोस्त होती है। वो उसे कहती है, मुझे मत मारना, मैं तो बस इसकी दोस्त और इनके साथ यहाँ पर चली आई, मेरा इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। हमारा जाओशुई इस लड़की के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो भी नीचे गिर जाती है। फिर साथ ही हमारा जाओशुई इसके चेहरे के ऊपर अपना पाँव रख लेता है और उसे कहता है, तुम कह रही हो कि तुम्हारा इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? अगर तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं तो तुम्हें इन सभी को रोकना चाहिए था। और उसके बाद लास्ट के ऊपर उसके सौतेले भाई की बारी आती है। वो उसे कहता है, मुझे पता है कि सबके पीछे तुम्हारा ही हाथ है, तुम इन सभी को यहाँ पर मेरी माँ के पास लेकर आए हो। दिला भाइयों से कहता है, ये तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे मार नहीं सकते। क्योंकि हमारा जाओशुई इसकी बात सुनने के बाद कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम आज भी मेरे भाई हो? कभी तुमने मुझे अपने भाइयों की तरह ट्रीट किया? और साथ ही वो वहाँ पर चिल्लाकर उसे कहता है, मैं 5 साल का था, उस वक्त तुमने मुझे इतना ज्यादा पीटा था कि मैं मरते मरते बचा था। उसके बाद तुमने एक क्रोकोडाइल को पकड़ने के लिए मुझे पानी के अंदर फेंक दिया था। मैं याद
आता है उस वक्त भी वो मरते मरते बचा था। फिर साथ ही वो अपनी माँ की तरफ देखता और कहता है मेरी माँ यहाँ पर हर रोज बहुत मेहनत करती है और तुम सभी लोग उसे खाने के लिए क्या देते थे, अपना बचा कुचा बहुत ही घटिया खाना उसे खाने के लिए देते थे, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। इसके साथ ही तुमने मुझे बहुत ज्यादा पीटा और ये सब कुछ तुम अपने भाई के साथ कर रहे थे, क्या उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ? सुदेला भाई उसे कहता है वो तो सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तब तो हम लोग छोटे बच्चे हुआ करते थे। शाओशी वहीं पर अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करता है, अपने 5वें पावर को गैदर करता है और उसे कहता है नहीं आज तुम बिल्कुल भी मेरे हाथों से नहीं बच सकते, आज तो तुम्हें मरना होगा। उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, वो अपने 5 में अपनी डीमन पावर को रिलीज करता है और उसे पंच मारने लगता है। वो जंप करते हुए उसकी तरफ पंच लेकर आगे बढ़ता है और उसे पंच मारने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर बीच में एक एल्डर आ जाते हैं और एल्डर आकर उसके हाथ को वहीं पर पकड़कर उसको ब्लॉक कर लेते हैं। वो जाओ से कहते हैं क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है कि तुम हमारी जाओ फैमिली के ऊपर इस तरह अटैक कर सको, तुम हमारे यंग मास्टर को इस तरह नहीं मार सकते। साथ ही यंग मास्टर चिल्लाकर उस एल्डर से कहता है हाउसकीपर फैंग प्लीज इसको पकड़ कर रखो, मैं अभी अपने गार्ड्स को बुलाता हूँ, वो आकर इसको सबक सिखाते हैं। वो चिल्लाकर अपने गार्ड से कहता है गार्ड्स जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर इसको पकड़ लो। हाउसकीपर फैंग भी कहते हैं चलो जल्दी से गार्ड्स आगे बढ़ो, इस लड़की को यहीं पर पकड़ लो, इसको बंदी बना लो। हमारे जाओ के साथ उसका जनरल भी होता है, वो जनरल उन लोगों से कहता है तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर लॉन्ग फैमिली के दामाद के ऊपर हाथ डालेगी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं भी यहीं पर खड़ा हूँ। अगर किसी ने भी हमारी लॉन्ग फैमिली के दामाद के हाथ लगाने की भी कोशिश की तो इसका मतलब यह है कि वो लॉन्ग फैमिली का दुश्मन है और तुम लोगों को पता है कि लॉन्ग फैमिली का दुश्मन होना कैसा है। तो हाउसकीपर फैंग उसे कहता है ये सभी लोग जाओ फैमिली के मेंबर्स है और ये लड़का भी जाओ जुई, ये लड़का भी हमारी जाओ फैमिली का लड़का है। अब लॉन्ग फैमिली का कोई भी काम नहीं है इसलिए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। कि हमारा जाओ आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर जो भी बात कर रहे हो उसकी कोई सेंस है, तुम तो बहुत ज्यादा मजाक किया हो, मैं कब से जाओ फैमिली का मेंबर बन गया, सभी लोगों ने कभी मुझे अपनी जाओ फैमिली का मेंबर समझा ही नहीं, लोगों ने कभी मेरी माँ और मुझे हम दोनों को कभी भी जाओ फैमिली समझा है। इसी के साथ ही हमारा जाओ जो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है मैं उसको मार डालूंगा जिसने मेरी माँ को हाथ लगाया है। इन लोगों को लगता है कि जो लोग मेरी माँ को मार सकते हैं तो इन लोगों को भी यहाँ पर मरना पड़ेगा। तो हमारा जाओ जो उसके ऊपर फिर से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि हाउसकीपर फैंग भी उसके पंच के साथ अपने पंच को टकराता है। दोनों जब अपने पंचेस को टकराते हैं तो हाउसकीपर फैंग भी जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है और उसे कहता है तुम तो बिल्कुल एक बेकार लड़के हुआ करते थे, तुम्हारी मेडियंस तो बर्बाद हो चुकी थी, अब तुम्हारे पास ये कल्टीवेशन की पावर कहाँ से आ गई, लगता है कि तुमने कुछ एलिक्सर्स को खाकर वक्ती तौर पर अपनी एनर्जी को बढ़ा लिया है। हमारा जाओ शुई अपने पाँव के अंदर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और ग्राउंड के ऊपर जोर डालते हुए ऊपर की तरफ जंप करते हुए आगे बढ़ता है और हाउसकीपर फैंग को एक जबरदस्त किक मारता है। हाउसकीपर फैंग को किक मारता है और हाउसकीपर फैंग अपने बाजू को सामने करते हुए उसकी किक को ब्लॉक करते हैं, लेकिन वो काफी दूर जाकर पीछे गिरते हैं। यहाँ पर मास्टर फैंग को भी पता चल जाता है कि ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि इसके पास काफी सारे स्किल्स और इसकी स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है, इसकी उम्र के लिहाज से स्ट्रेंथ ज्यादा है। ये देखकर यंग मास्टर जो कि इसका सौतेला भाई है और बाकी के सारे गार्ड्स भी देखकर बहुत सा हैरान होते हैं। तो मास्टर फैंग जल्दी से अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उसे कहते हैं हाँ ये बात ठीक है कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम मेरे जैसे एक एक्सपर्ट का मुकाबला कर सको। यहाँ पर अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम विगरस वाटर होता है उसको यूज करते हैं और अपने हाथ को जो एनर्जी होती है उसको वाटर में चेंज कर लेते हैं और वाटर की शेप में उसके ऊपर बुलेट्स फेंकते हैं। हमारा जाओ शुई सामने से आने वाले वाटर को अपने बाजू के साथ वहाँ पर ब्लॉक करता है, वो सारे का सारा वाटर उसकी बॉडी के ऊपर लगता है जिससे हमारा जाओ शुई उड़ता हुआ पीछे जाकर दीवार के साथ पटकता है। हाउसकीपर फैंग बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है और कहता है तो फाइनली आज वो दिन आ चुका है जब मैं अपनी जाओ फैमिली से कचरे को खत्म करने वाला हूँ। ऐसे वो हमारे जाओ शुई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी वक्त कमांडर जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ता है और उसे कहता है दामाद मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आ रहा हूँ। हमारे जाओ शुई को बचाने के लिए जब आगे बढ़ रहा होता है उसी वक्त रास्ते में उसे पंच पड़ता है और वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे हट जाता है। तो यहाँ पर एक और एल्डर आ जाता है जो कि जाओ फैमिली का एल्डर है। इसको पंच खाने के बाद वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं एक जान लेवल का जनरल हूँ जो कि बहुत ही जल्दी एक जान जनरल बनने वाला हूँ, इन सभी लोगों की कल्टीवेशन मुझसे लो है, लेकिन ये जहाँ पर मुझे पंच मारकर मेरी बराबरी कैसे कर सकता है। तो उसके सामने जो एल्डर खड़ा होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। दूसरी तरफ हमारा जाओ शुई जो कि पंच खाने के बाद उसकी हालत अब खराब होती है, वो अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पा रहा था और हाउसकीपर फैंग उसके करीब पहुंच जाता है उसे पंच मारने के लिए। ऐसे ही उसे पंच मारने लगता है। उसी वक्त ग्रैंड पैट्रियार्च वहाँ पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं बस करो, बस बहुत हो गया, यहीं पर रुक जाओ। और सभी लोग रुक जाते हैं, जबकि हमारे जाओ शुई का डैड भी वहीं पर उनके साथ ही होता है। उनका बेटा उनसे कहता है ग्रैंडफादर डैडी शुक्र है कि आप लोग यहाँ पर चले आए, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लड़का मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, ये पागल हो गया है। तो ये सभी लोग अब वहाँ पर ग्रेट पैट्रियार्च और उसके साथ पैट्रियार्च की तरफ देख रहे होते हैं। सभी लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं कि अब ये लोग यहाँ पर क्या फैसला करने वाले हैं। जबकि वो दूसरा बंदा जो कि बाद में आया था जिसने हमारे कमांडर के ऊपर अटैक किया था वो कहता है पता नहीं ये बुढ़ा खुसट यहाँ पर क्यों चलाया, आज मैंने लॉन्ग फैमिली के कमांडर को मार देना था। हमारा जाओ शुई उन सभी लोगों को वहाँ पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, हालांकि वहाँ पर उसके सगे डैड भी होते हैं। हमारे जाओ शुई के डैड वहाँ पर उन सभी लोगों की तरफ देखते हैं, गार्ड्स काफी ज्यादा जख्मी होते हैं, वो सभी लोग एक दूसरे को उठा रहे होते हैं। हमारे जाओ शुई की हालत भी खराब होती है और साथ ही उसकी माँ की हालत भी खराब होती है। जो जाओ शुई के फादर जी सब कुछ देखने के बाद कहते हैं यहाँ पर हुआ क्या है, आज ये सारी सिचुएशन इस तरह कैसे बन गई। तो उनका बेटा जल्दी से भागता हुआ आगे बढ़ता है, चलाकर अपने फादर से कहता है फादर प्लीज मुझे बचा लो। साथ ही वो जाओ शुई की तरफ इशारा कर रहा होता है और उनसे कहता है मम्मी
डैडी प्लीज यहाँ पर मुझे बचाओ। ये बंदा यहाँ पर आकर ये कह रहा है कि ये लॉन्ग फैमिली का दामाद बन चुका है और लॉन्ग फैमिली का दामाद बनने की बिना पर ये अपने साथ कमांडर को भी लेकर आया है, जो यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, मुझे इससे बचा ले। उसी वक्त उसकी माँ आगे बढ़ती है और चिल्लाकर कहती है इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई, ये कमीना बेटे को यहाँ पर कैसे नुकसान पहुँचा सकता है, इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। वो अपने हस्बैंड से कहती है जल्दी से आगे बढ़ो और इसको मार डालो, इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये तुम्हारी नाजायज औलाद मेरे बेटे को मार रहा है। जबकि फादर चिल्लाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, हमारे ग्रेट पैट्रियार्च यहाँ पर है, ये फैसला वही करेंगे कि इसके साथ क्या करना है। उसी वक्त ग्रेट पैट्रियार्च आगे बढ़ते हैं और जनरल जाओ से कहते हैं जनरल जाओ तुम यहाँ पर क्या मेरी बर्थडे पार्टी को खराब करने के लिए आए हो। जनरल जाओ भी आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं सर प्लीज मुझे माफ करना, हमारा यहाँ पर आकर ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था, हम लोग तो यहाँ पर आपकी बर्थडे पार्टी में अपनी फैमिली की तरफ से आपको गिफ्ट देने के लिए आए थे, यहाँ पर अपनी फैमिली के दामाद के साथ आया हूँ। कहते हैं तुम्हारी फैमिली का दामाद कौन है। वो पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या वाकई में ये तो जाओ शुई है, ये हमारी फैमिली का मेंबर है, क्या ये तुम्हारा दामाद है। तो जनरल जाओ जाकर हमारे जाओ शुई की माँ को उठा लेता है और उसे उठाकर आगे लाता है और आकर जाओ शुई को दे देता है। जाओ शुई अपनी माँ को उठा लेता है, अपने ग्रैंडपा की बात को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ चल पड़ता है और साथ ही वो सोच रहा होता है मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। अपनी माँ से कह रहा होता है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये हमारा घर नहीं है, हम लोग अपना घर बनाएंगे। जाओ शुई अपनी माँ को उठाकर वहाँ से बाहर की तरफ चल देता है, जबकि वो सारे गार्ड्स वहीं पर रास्ते में खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं तुम यहाँ से जा नहीं सकते। जाओ शुई चिल्लाकर उन सभी से कहता है तुम सभी लोग मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम सभी को मार डालूंगा, कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आ सकता, कोई मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। ग्रैंडफादर और उसके फादर दोनों ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं। ग्रैंडफादर फिर से जाओ शुई से कहते हैं जाओ शुई यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे बताओगे। लेकिन जाओ शुई फिर से अपने ग्रैंडपा की बात को इग्नोर कर देता है और आगे की तरफ चल पड़ता है। अभी के सभी गार्ड उसके रास्ते में खड़े होते हैं और उसके रास्ते को ब्लॉक कर रहे होते हैं, जबकि हमारे जाओ शुई के फादर चिल्लाकर कहते हैं जाओ शुई तुम यहाँ पर अपने ग्रैंडपा की बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे, कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम एक कमीने घटिया बेशरम इंसान हो, अपने ग्रैंडफादर की बात का जवाब दो। हमारा जाओ शुई वहीं पर रुक जाता है और अपने फादर से चिल्लाकर कहता है तुम्हारे पास ऐसा कोई भी हक नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझसे ये वाली बात कर सको कि मुझे किसे जवाब देना और किसे जवाब नहीं देना। उसके फादर उसे कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। जाओ शुई से कहता है मुझे पता है कि तुम मेरे बाप हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नाम के, क्योंकि तुम्हें आज भी इस बात का पछतावा होता है कि तुमने मेरी माँ के साथ वो सब कुछ किया जिसकी वजह से मैं पैदा हो गया। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा मैं हूँ। तुम्हें इस बात से बहुत ज्यादा शर्मिंदगी होती कि मैं तुम्हारा बेटा क्यों हूँ। तुम्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी माँ को यहाँ से लेकर जा रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। आज के बाद मैं दोबारा कभी भी जाओ फैमिली में वापस नहीं आऊंगा, मेरा जाओ फैमिली के साथ आज के बाद से कोई भी ताल्लुक नहीं है। फिर साथ ही हमारा जाओ वहाँ पर अपने बाप को धमकी दे देता है। वो उसे कहता है अब इस बात को ध्यान में रखना, अगर मेरी माँ इन जख्मों की वजह से मर जाती है तो उसके बाद तुम्हें अपने बेटे का बहुत सा ध्यान रखना पड़ेगा, मैं तुम्हारे बेटे को तुम्हारे घर में घुस कर मारूंगा। और हमारे जाओ का सोतेला भाई भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा जाता है। अदर गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहते हैं ये तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो। तो जाओ शुई फिर से उसे कहता है मेरी बात को हमेशा याद रखना, अपने बेटे को अच्छे से प्रोटेक्ट करो, किसी वक्त इसके ऊपर मैं अटैक करके इसको मार सकता हूँ। फिर साथ ही वहाँ पर चुनलैंड के फादर से भी कहता है तुम्हें भी यहाँ पर अपनी बेटी का बहुत सा ध्यान रखना होगा कि वो भी सब में शामिल थी, इसलिए किसी वक्त भी आकर मैं उसको मार सकता हूँ। यहाँ पर जिन लोगों ने भी मेरे साथ ज्यादती की है मैं उन सभी को नहीं भूलने वाला। फिर जाओ शुई अपनी मदर को उठाता और कहता है मदर चलो यहाँ से चलते हैं, और जनरल जाओ भी उसके साथ ही होता है। ये लोग वहाँ से बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। उसी वक्त वहाँ पर नैन किलिंग फैमिली का एक जंग मास्टर भी होता है, वो भी जल्दी से भागता हुआ बाहर निकलता और कहता है जाओ फैमिली वाले बहुत बड़े बेशर्म है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, यंग मास्टर मुझे भी अपने साथ ले चलो। और वो भी उनके पीछे पीछे भाग पड़ता है। तुम्हारे ग्रैंडपा अपने पोते को यहाँ पर जाते हुए देखकर उन सभी लोगों से कहती हैं अब मेरा बर्थडे पार्टी मनाने का कोई भी मूड नहीं है, आज की पार्टी यहीं पर कैंसिल की जाती है, सभी लोगों को वापस भेज दो। साथ ही वो उन सभी से कहते हैं सभी लोग यहाँ से चले जाओ, तो सभी लोग उनकी नजरों के सामने से चले जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में लॉन्ग फैमिली का दिखाया जाता है। अब अपनी मदर को उठाकर बड़ी स्पीड से भागता हुआ अपनी लॉन्ग फैमिली में वापस आता है और चिल्लाकर अपने ग्रैंडफादर से कह रहा होता है ग्रैंडफादर कहाँ है, आप जल्दी से यहाँ पर आए, मेरी माँ की जान बचाएं। नेक्स्ट सीन में उनके रूम का दिखाया जाता है। उसके ग्रैंडफादर वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसकी माँ को हील करते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक स्पेशल मेडिसिन को यूज किया जिसे 1000 ईयर फाउंटेन ऑफ लाइफ कहते हैं, उसको यूज करने की वजह से तुम्हारी माँ दोबारा से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। माँ आंखें खोलती है और उसे कहती है जाओ क्या तुम ठीक हो। हमारा जाओ भी भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है और उसे कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पर होश आ गई और तुमने आंखें खोल दी। उसके बाद हमारा जाओ जल्दी से अपने ग्रैंडपा के सामने घुटने टेक देता और कहता है ग्रैंडपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जब भी मैं मुश्किल में होता हूँ आप मेरी बहुत सा मदद करते हैं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक ही फैमिली का हिस्सा है, तुम मेरे दामाद हो, तुम लॉन्ग फैमिली का भी एक हिस्सा हो। यहाँ पर जिस स्पेशल एलिक्सर को यूज किया है वो एक बहुत ही स्पेशल एलिक्सर है, वजह से न सिर्फ तुम्हारी मॉम के जख्म हील हो जाएंगे बल्कि उनके लाइफ स्पैन में भी इजाफा होगा, वो कम से कम 10 साल और जी सकती हैं। तो जाओ भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर साथ ही उसकी नजर अपने ग्रैंडपा के हाथ के ऊपर एक स्पेस रिंग के ऊपर पड़ती है। वो ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा ये आपके हाथ में तो एक स्पेस रिंग है, सुना है कि बहुत सारे
पावरफुल लोग सिर्फ वही इस तरह की स्पेस रिंग को रख सकते हैं, क्योंकि इसको यूज करने के लिए आपको काफी सारी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। हमारा झाओ शुई अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा मुझे भी एक स्पेस रिंग चाहिए, मैं आगे जाकर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा और उसके बाद मुझे अपने लिए एक स्पेस रिंग चाहिए होगी। और झाओ फैमिली वालों को तो मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा, मेरा वेंजेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ग्रैंडपा झाओ से कहते हैं, लड़के तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, अगर तुम यहाँ पर इस तरह मन लगाकर कल्टीवेट करते रहो बहुत ही जल्दी एक जीनियस बन जाओगे और टॉप पर पहुंच जाओगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से मेहनत करके कल्टीवेट करो। उसी वक्त जनरल झाओ अंदर आते हैं और उसे कहते हैं, नैन किलिंग के यंग मास्टर ने यहाँ पर काफी सारी जड़ी बूटियां बचाई हैं, वो काफी ज्यादा स्पेशल हैं, वो सारी की सारी एक्सेप्ट करने की इजाजत है, वो सारी दरवाजे के ऊपर पड़ी हैं। हमारा झाओ अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा मुझे लगता है कि नान किलिंग फैमिली वाले हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो लोग हमारे नाम को इस्तेमाल करके अपने ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हमें उसके भेजे हुए तोहफों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ग्रैंडपा जनरल झाओ से कहते हैं, जनरल तुम उन सारे के सारे गिफ्ट्स को ले लो और उन्हें अंदर रखवा दो। झाओ इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि अब इस बात का क्या मतलब है। झाओ उनसे कह रहा होता है, लगता है कि उन्हें हमारी मदद की जरूरत है, इसी वजह से वो यहाँ पर हमें रिश्वत के तौर पर ये सब कुछ दे रहे हैं। तो ग्रैंडपा हमारे झाओ को बताते हैं ये बात वाकई में सच है कि वो रिश्वत के तौर पर हमें इतने सारे इन्फ्लुएंसेस दे रहे हैं। हाँ ठीक है, वो सारी जड़ी बूटियां और ट्रेजर्स हमें इसलिए दे रहे हैं। मैं आर्मी का जनरल हूँ और आर्मी का जनरल होने के नाते मैं उसे प्रोटेक्शन दे सकता हूँ, लेकिन अब जबकि हमारी लॉन्ग फैमिली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही, तुम्हें भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि हमारी लॉन्ग फैमिली की जो बेस है वो कमजोर होती जा रही है। इसी वजह से जहाँ पर नैन किलिंग फैमिली के साथ एक अलायंस बनाना चाहता हूँ। नैन किलिंग फैमिली के पास काफी सारा पैसा और रिसोर्सेज है, हमारे पास थोड़े कुछ स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं, दोनों मिलकर एक अच्छी अलायंस बना सकते हैं, जिसकी वजह से हम दोनों का यहाँ पर फायदा हो सकता है। लोग उसके पैसे को यूज करते हुए यहाँ पर अपने स्टेटस को दोबारा से हाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाली डील ज्यादा फायदे की है। ग्रैंडपा हमारे झाओ से कहते हैं, अगर तुम यहाँ पर एक हेजीमोन बनना चाहते हो जिसके पास ना सिर्फ स्ट्रेंथ हो बल्कि उसके पास एक स्पेस रिंग भी हो, तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ के साथ तुम्हें स्पेस रिंग नहीं मिलने वाली, बल्कि तुम्हें इस तरह का इंसान बनना होगा जो कि सही वक्त के ऊपर सही फैसला ले सके, तुम भी अपनी जिंदगी में एक अच्छे इंसान बन सको और तुम सोच सको कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। तुम्हारा झाओ शुई अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा मैं इस सबक को कभी नहीं भूलूंगा, मैं इसको हमेशा याद रखूंगा। वो अपनी मॉम के पास चला जाता है, उसकी मॉम के पास जाकर बैठा होता है, तो साथ ही उसकी वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब मेरे पास एक मॉम भी है, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। झाओ कहता है, अब मेरी माँ यहीं पर रहेगी और मुझे अपनी माँ को बहुत ज्यादा खुश रखना होगा। साथ ही वो कहता है, और मुझे मून के इलाज के लिए भी कुछ न कुछ करना होगा ताकि मैं इसकी बीमारी को ठीक कर सकूं। नेक्स्ट सीन इंपीरियल मीटिंग हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पर एम्परर अपनी कुर्सी के ऊपर बैठे होते हैं। तो एम्परर अपनी कुर्सी के ऊपर आराम से बैठे होते हैं, जबकि वहाँ पर उनके बहुत सारे मंत्री उनके सामने खड़े होते हैं। तो उन्हीं में से एक मंत्री आगे बढ़ता है और कहता है, योर हाइनेस मेरे पास एक प्रपोजल है। अरे नॉर्थर्न एरिया के जो जनरल है वो काफी ज्यादा बुढ़े हो चुके हैं क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। तुझे यहाँ पर हमारे जनरल की बात कर रहे हैं, हमारे झाओ के ग्रैंडपा की। बूढ़ा मंत्री एम्परर से कहता है, एम्परर मैं यहाँ पर प्रपोज करता हूँ, यहाँ पर डोंग फेंग को उस जगह के ऊपर भेज दें, उसे नॉर्थ की तरफ भेज दिया जाए ताकि वो जाकर लॉन्ग फैमिली के उस बुढ़े एल्डर जनरल की जगह ले सके। एम्परर उन लोगों से कहते हैं, क्या यहाँ पर कोई और इस बारे में बात करना चाहता है? वैसे एक और मंत्री कहते हैं, यस योर हाइनेस मुझे भी लगता है कि आपको डोंग फेंग को वहाँ पर भेज देना चाहिए, डोंग फेंग वहाँ पर ठीक रहेंगे। हमारे पुराने जनरल अब बुढ़े हो चुके हैं और वो ठीक तरह से फैसले भी नहीं ले पाते। तो हमारे जनरल लॉन्ग के साथ जो उनके साथी होते हैं उनमें से कमांडर कहते हैं कि एम्परर हमें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे जनरल ने पिछले कई सालों से एरिया को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है और उन्होंने आर्मी को बड़ी अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि डोंग फेंग को अचानक से कर वहाँ पर भेज दिया जाएगा और हमारे जनरल को डिपोजिशन किया जाएगा तो इससे आर्मी का मोरल बुलंद होगा, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनको रिप्लेस करने की जरूरत है। तो एम्परर उनकी बातें सुनने के बाद कहते हैं, जनरल लॉन्ग तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि आप वाकई में बूढ़े हो चुके हैं और अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते? अरे ग्रैंडपा से कहते हैं, सर आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं, मुझे इस सब से कोई भी आपत्ति नहीं है। एम्परर वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद ऑर्डर्स देते हैं, तो फिर ठीक है डोंग फेंग को वहाँ पर नया जनरल बना दिया जाए, उसे वहाँ पर नॉर्थ की तरफ भेज दिया जाए। इसी के साथ ही वो वहाँ पर सभा को बर्खास्त कर देते हैं। तो ये सभी लोग वापस की तरफ आ रहे होते हैं। तो हमारे जनरल लॉन्ग के साथ उनके जो लोग होते हैं उनसे कहते हैं, सर आपने ये क्या किया? तो वहाँ पर ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, ये तो बहुत ही बुरी बात है कि उन्होंने आपको आपकी जनरल की पोस्ट से डिपोस्ट कर दिया है। ऐसे तो कभी भी इन मंत्रियों ने मिलिट्री के मामलात में दखल अंदाजी नहीं की, तो आज ये मंत्री यहाँ पर आपको डिपोस्ट करने के लिए क्यों रेडी है? ग्रैंडपा से कहते हैं, गानू क्या तुमने देखा नहीं, इन मंत्रियों को इस सबसे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, उन्हें जानबूझकर मुझे वहाँ से डिपोस्ट करवाया ताकि वो डोंग फेंग को वहाँ पर तैनात करवा सके, जिससे इनकी फैमिलीज को बहुत ज्यादा फायदा होगा। ऐसे मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं वापस जा रहा हूँ। और वो वहाँ से वापस की तरफ मुड़ पड़ते हैं। जब वो घर आते हैं तो वहाँ पर हमारा झाओ बैठा किताब पढ़ रहा होता है। ग्रैंडपा वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं, मुझे पता चला है कि तुम रोजाना स्टडी रूम में बैठकर बुक्स पढ़ते हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इंपीरियल अकेडमी या रॉयल अकेडमी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है। चाहता हूँ कि इस बार की एग्जामिनेशन में तुम भी जाओ और जाकर एग्जाम्स दो, क्या पता तुम्हारी सिलेक्शन भी हो जाए। तो झाओ उनसे कहता है, ग्रैंडपा क्या मैं वाकई वहाँ पर जाकर एग्जामिनेशन दे सकता हूँ? अगर मुझे एग्जाम्स को देने का मौका मिला तो मैं एग्जाम्स को पास करूंगा, बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मैं एग्जाम्स को पास करके रॉयल अकेडमी का स्टूडेंट बन जाऊं। ग्रैंडपा के चले जाने के बाद हमारा झाओ कहता है, मेरे मंकी ने कुछ ऋषि मशरूम्स को चोरी करके लाया था, वो सब मेरे लिए लेकर आया था ताकि मैं जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकूं। तो फिर ठीक है, उन सारे ऋषि मशरूम्स की स्पिरिट एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने का वक्त आ चुका है। पहले के एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन स्टार्ट हो, मुझे एग्जाम्स के स्टार्ट होने से पहले अपनी एनर्जी को बढ़ाना होगा, तो वहीं पर बैठ जाता है और बैठकर उस सारे के सारे मशरूम्स की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। तो ये हमारा नेक्स्ट सीन एक होटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा कहानी सुना रहा होता है कुछ जनरल्स के बेटों की। वो सुना रहा होता है कि वार के दौरान बहुत सारे जनरल्स के बेटे मारे गए, उनमें से एक बेटा अभी तक जिंदा है जो कि जख्मी है और क्रिपल होने के बाद वो अब बिस्तर के ऊपर पड़ा है। पिछले 3 साल से वो बिस्तर के ऊपर पड़ा है, कल्टीवेशन में क्रिपल है और उसकी बॉडी भी क्रिपल हो चुकी है, वो उठकर चल फिर नहीं सकता। हमारा जाओ जहाँ पर उस बंदे से मिलने के लिए आया होता है, वो उस होटल के रूम में आता है, जहाँ पर से एक औरत पहले से भागती हुई बाहर निकल रही होती है, क्योंकि अंकल वहाँ पर अपने रूम में किसी को भी आने नहीं देते, वो वहाँ पर गुस्सा करते होते हैं। तो जाओ वहाँ पर जाता है तो वो उसे चिल्लाकर कहते हैं, कौन है जहाँ पर? मैंने तुम लोगों से कहा भी था कि कोई भी मेरे रूम में मत आना, दफा हो जाओ, यहाँ पर मत आओ। तो जाओ अंदर आने के बाद उनसे कहता है, अंकल मैं जाओ जुई हूँ। जैसे वो अंकल के पास आकर बैठता है, उसे अंकल उसे कहते हैं, जाओ जुई जी क्या तुम्हारे पास तो कल्टीवेशन की पावर आ गई है, लेकिन तुम तो बिल्कुल बेकार इंसान थे, तुम तो एक कचरा हुआ करते थे। तो जो इनसे कहता है, हाँ अंकल पहले मैं ऐसे ही हुआ करता था, लेकिन अब दोबारा से मैंने अपनी कल्टीवेशन को हासिल कर लिया है, मेरे पास एक तरीका भी है जिससे मैं आपका भी इलाज कर सकता हूँ। तो अंकल उस बात को सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? कोई भी मेरा इलाज नहीं कर सकता, ग्रैंडपा भी यहाँ पर मेरी मदद नहीं कर पाए, ग्रैंडपा भी मेरी मेडिकल्स को दोबारा से ठीक नहीं कर पाए और तुम्हें लगता है कि तुम मेरा इलाज कर सकते हो। जाओ अपने अंकल से कहता, अंकल आपको यहाँ पर थोड़ा सब्र रखना होगा, बहुत ही जल्दी मैं वापस आऊंगा। आपने देखा नहीं कि मेरी मेडिकल्स भी खराब हो चुकी थी, मेरी मेडिकल्स दोबारा से ठीक हुई हैं और मैं दोबारा से कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ तो मैं आपको भी ठीक कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ 1 ही साल के अरसा में आप दोबारा से अपने पाँव के ऊपर खड़े हो जाएंगे। साथ ही वो अंकल से कहता है, ठीक है अंकल मैं आपको अगली बार फिर से मिलने के लिए आऊंगा। उसके वहाँ चले जाने के बाद उसके अंकल सोच रहे होते हैं, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? मैं पिछले 3 साल से बिस्तर के ऊपर क्रिपल होकर पड़ा हूँ, क्या मैं फिर से यहाँ पर दोबारा चल फिर सकूंगा? अब तो मुझे लगता है कि जाओ मेरे लिए कुछ न कुछ करेगा। जाओ वहाँ से आने के बाद अकेडमी में एग्जामिनेशन की तैयारी करना स्टार्ट करता है। वो अपने घर में वापस आने के बाद जनरल जाओ से कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे कुछ सिखाओ। वो इसको बॉक्सिंग टेक्निक सिखा रहा होता है, जो कि उनकी आर्मी की सबसे स्पेशल बॉक्सिंग टेक्निक होती है। जाओ वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है, जबकि उसका जनरल जैन उसके ऊपर चिल्लाकर उसे कहता है, तुम यहाँ पर स्लॉटर बॉक्सिंग टेक्निक को सीखना चाहते हो? ये मिलिट्री स्टाइल की बॉक्सिंग है जिसको सीखना आसान नहीं है, तुम्हें यहाँ पर डेली इसकी प्रैक्टिस करना होगी। अगर तुम आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर तुम्हें इसके एसेंस को सीखना होगा, तुम्हें बैटलफील्ड में जाकर ही पता चलेगा कि ये बॉक्सिंग किस तरह सीखी जाती है। तो ग्रैंडपा वहाँ पर आ जाते हैं, ग्रैंडपा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जनरल जाओ पर गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो। जनरल जाओ वहीं पर उनके सामने झुक जाता है और कहता है, जनरल प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे लगता है कि मैंने कोई गलती कर दी है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं, दोबारा कभी भी इस तरह नहीं होना चाहिए, अगर तुमने दोबारा इस तरह का कोई काम किया तो फिर मैं तुम्हें सजा दूंगा। क्योंकि हमारा जाओ सोच रहा होता है अब यहाँ पर क्या हुआ, ग्रैंडपा जाओ के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं। वो वहाँ पर खड़े खड़े सोच रहे होते हैं, मेरी लॉन्ग फैमिली में से बहुत सारे लोग आर्मी में जाकर अपनी जान गंवा चुके हैं, अब मैं अपने दामाद को वहाँ पर जाकर इसकी जान गंवाने नहीं दे सकता। देखो तो जरा, जहाँ पर जनरल जाओ इसको आर्मी में जाने के लिए कह रहा है, मैं इसको आर्मी में नहीं भेजने वाला। तो साथ ही ग्रैंडपा जाओ से कहते हैं, जाओ तुम इस ट्रेनिंग को छोड़ो और जाकर वहाँ पर यंग मास्टर से मिलो। नैन किलिंग फैमिली का यंग मास्टर तुमसे मिलने के लिए काफी बार आ चुका है, लगता है कि तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए, जाओ जाकर उससे बात करो। हमारा जाओ ग्रैंडपा को छोड़कर सीधा नैन किलिंग फैमिली के यंग मास्टर से मिलने के लिए चला जाता है। तो नैन किलिंग फैमिली का यंग मास्टर से कहता है, पर हम दोनों की फैमिलीज आपस में हाथ मिला ले तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों की फैमिलीज को कोई हरा सकता है, हम दोनों बहुत ही पावरफुल फैमिलीज बन जाएंगी। और वैसे भी अगर तुम लोग जहाँ पर हमारी मदद करोगे तो बदले में तुम्हें बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, इससे तुम्हें भी फायदा होगा। हमारा जाओ से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा यहाँ पर फायदा होने वाला है? ठीक है, मैं यहाँ पर अपनी डिमांड्स रखता हूँ। वो उसके सामने 3 उंगलियां करता है। तो नैन किलिंग यंग मास्टर कहता है, क्या तुम्हें यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज का 30% चाहिए? ये तो कुछ ज्यादा है। ठीक है कि हम लोग मुश्किल में हैं, लेकिन इतने भी मुश्किल में नहीं है कि तुम यहाँ पर हमारा फायदा उठा लो। और साथ ही वो रोना शुरू कर देता है। तो जाओ आगे बढ़ता है और उसे कहता है, बस भी करो, मुझे लगता है कि ये वाली डील बहुत ज्यादा अच्छी है। ठीक है, हमारी इस नई दोस्ती के नाम चलो हम लोग कैनिबल पवेलियन में चलते हैं और जाकर सेलिब्रेट करते हैं। तो यंग मास्टर नैन किलिंग उसे कहता है, लेकिन बॉस वो वाला कैनिबल पवेलियन वो तो बंद हो चुका है। जाओ उसे कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो कैसे बंद हो गया? यंग मास्टर नैन किलिंग उसे कहता है, उसके ऊपर किसी ने कब्जा किया हुआ है, इसी वजह से हमें उसे बंद करना पड़ा। जाओ उसे कहता है, अब जबकि तुम्हारी प्रॉपर्टी का 30% हमारा है, इसका मतलब यह है कि वो कैनिबल पवेलियन के ऊपर हमारा भी 30% हक है, तो हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं। ऐसा कौन है जो कि हमारी लॉन्ग फैमिली के कैनिबल पवेलियन के ऊपर कब्जा कर सकता है? चलो मेरे साथ आओ। हमारा जाओ अपने साथ जनरल जाओ को भी लेता है और साथ में अपनी फैमिली के कुछ लोगों को लेता है और साथ ही नैन किलिंग यंग मास्टर होता है। ये सभी लोग चल पड़ते हैं कैनिबल पवेलियन को बचाने के लिए। ये सभी लोग बड़ी बहादुरी के साथ चलते हुए जा रहे होते हैं। जबकि नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त ग्रैंडपा कहते हैं, तो फाइनली तुम लोग वापस आ गए, पूरा दिन तुम लोग कहाँ पर थे? अरे जाओ और साथ में जनरल जाओ, उन दोनों बेचारों को बहुत ही बुरी तरह से मार पड़ी होती है। तो ग्रैंडपा उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों की ये हालत कैसी हुई, क्या तुम कहीं से मार खाकर आए हो? जाओ अपने ग्रैंडपा से कहता है, ग्रैंडपा कुछ भी नहीं, हम लोगों ने तो कुछ लोगों के साथ पंगा लिया था, वो लोग हमारे एक होटल के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे, तो हम लोगों को जाकर उनको सबक सिखाना पड़ा, हमने उन्हें अच्छा सबक सिखाया है। ग्रैंडपा उनसे कहते हैं, ये तो तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा किया, कभी भी फाइट में मार खाकर वापस मत आना और उनको अच्छी तरह से सबक सिखा कर आना, ताकि उन्हें पता चले कि लॉन्ग फैमिली वाले कितने
ज्यादा पावरफुल है। कई बार ग्रैंडपा हमारे जाओ को बताते हैं कि तुम्हारी रॉयल एकेडमी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, कल का दिन निकाल कर परसों वो टेस्ट स्टार्ट होंगे और तुम्हें अच्छी तरह से तैयारी करना होगी। इसलिए हमारी सीरीज यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। एकेडमी में जाकर एग्जाम देगा और उसके बाद ज्यादा मजा आने वाला है। नैन किलिंग फैमिली का सीन भी दिखाते हैं। नैन किलिंग फैमिली के जो फादर होते हैं वो अपने बेटे को देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं तुम फाइनली वापस आ ही गए। बेटे को देखते हैं तो उस बेचारे की हालत भी काफी खराब होती है, वो भी मार खा कर आया था। फादर उसे कहते हैं ये क्या, तुम्हें क्या हुआ? मैंने तुम्हें वहाँ पर भेजा था उनके यंग मास्टर के साथ निगोशिएट करने के लिए, लेकिन तुम तो वहाँ से मार खा कर आए हो। लॉन्ग फैमिली वालों को हमारे साथ अलायंस क्रिएट नहीं करनी। बेटा चिल्लाकर उसे कहता है नहीं, मेरा बॉस जाओ तो बॉस का अच्छा इंसान है, मैंने उसके साथ अच्छी तरह से निगोशिएट कर लिया, लेकिन हम लोग तो कैनिबल पवेलियन से मार खा कर आए हैं। हमने अपने कैनिबल पवेलियन को आजाद करवा लिया है उन गुंडों से जिन्होंने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था। वैसे भी लॉन्ग फैमिली का मास्टर जाओ रॉयल एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए टेस्ट देने के लिए परसों जाने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में सब कुछ हमें रॉयल एकेडमी के बारे में बताया जाएगा, पर इनके एग्जाम स्टार्ट होंगे। पहले तो वहाँ पर एग्जाम में से कम्प्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद भी स्टूडेंट बन जाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।